हेलो चलो। लास्ट लेक्चर में हम लोग ने क्या देखा? प्रेशर वेरिएशन ड्यू टू रोटेशन ऑफ कंटेनर और रोटेशन ऑफ ट्यूब। ओके, आज हम लोग एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये टॉपिक क्या है? बायंसी। क्या है? बायंसी या फ्लोटेशन। ठीक है, सो नेक्स्ट टॉपिक इज बायंसी और फ्लोटेशन। बायंसी और फ्लोटेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फ्लूइड मैकेनिक्स का समझ लीजिए बैकबोन है ना। बायंसी जो है या फ्लोटेशन जो है वो फ्लूइड मैकेनिक्स का बैकबोन है। आपके नीट में बहुत सारे क्वेश्चन इससे आते हैं, जेई में एडवांस या दोनों ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में फ्लूइड मैकेनिक्स से यहाँ से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। ठीक है, तो बायंसी में हम लोगों को क्या पढ़ना है? बायोंट फोर्स के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? अच्छा, बायोंट फोर्स। किसके बारे में पढ़ना है? बायोंट फोर्स। जो हमको पढ़ना है यहाँ पे बेसिकली वो पढ़ना हम लोगों को बायोंट फोर्स के बारे में है ना, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अपथ्रस्ट। अपथ्रस्ट, अपथ्रस्ट। आप कितना पढ़ के आए हो नाइन्थ में? आई डोंट नो। नाइन्थ में एक चैप्टर था ग्रेविटेशन में, है ना, फ्लोटेशन करके, उसमें थोड़ा बहुत इसके बारे में जिक्र किया गया। आप वहाँ पे कितना पढ़ के आए हो आई डोंट नो, है ना, बट यहाँ पे हम लोग काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे इस फोर्स के बारे में, क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बायोंट फोर्स बेसिकली होता क्या है? जैसा आपने देखा होगा बहुत चीज़ें, आर्किमिडीज एक प्रिंसिपल थे जिन्होंने पूरा थ्योरी दिया था, है ना। खैर, हम आर्किमिडीज को यहाँ सबसे लास्ट में पढ़ेंगे। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या था वो बेसिकली सबसे लास्ट में पढ़ेंगे। वी डोंट नीड आर्किमिडीज प्रिंसिपल टू डिस्कस बायोंट फोर्स। ओके, हम लोग इसको सिंपल प्रेशर से पढ़ेंगे। किससे पढ़ेंगे? प्रेशर से। ठीक है, तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि कोई भी भारी ऑब्जेक्ट जो हम लोग नॉर्मली एयर में नहीं उसको उठा सकते हैं, वह बहुत भारी लगता है हमको, उसको पानी के अंदर ईजिली उठा लेते हैं। या पानी के अंदर ऑब्जेक्ट्स जो होती है वाटर के अंदर हल्की प्रतीत होती हैं, हल्की हमको दिखाई देती हैं, हल्की लगने लगती हैं। क्यों लगती हैं? क्योंकि जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी भी लिक्विड के अंदर इमर्ज किया जाता है, डाला जाता है, तो उस पर एक ऊपर की तरफ फोर्स लगता है। क्या लगता है? ऊपर की तरफ एक फोर्स लगता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? अपथ्रस्ट कहते हैं, बायोंट फोर्स कहते हैं। ठीक है, दुनिया में कोई भी लिक्विड है रखा हुआ, चाहे वाटर हो, केरोसिन हो, मिल्क, कुछ भी हो, सिंपल फ्लूइड। ठीक है, अगर उस फ्लूइड में कोई भी ऑब्जेक्ट हम लोग रखते हैं तो उस ऑब्जेक्ट में क्या लगता है? बायोंट फोर्स लगता है, जिसका डायरेक्शन किधर की तरफ होता है? ऊपर की तरफ होता है, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा? अपथ्रस्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अपथ्रस्ट कहते हैं। तो सिंपल बायोंट फोर्स जो है ये, जब भी किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग लिक्विड में इमर्ज कर रहे हैं, लिक्विड के अंदर डाल रहे हैं, तो उस पर एक ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है, जिसको हमने बोला बायोंट फोर्स या अपथ्रस्ट। बट ये फोर्स जो है वो अराइज क्यों हो रहा है? क्यों अराइज हो रहा है? ऊपर की तरफ ही क्यों लग रहा है ना? कॉज क्या है बायोंट फोर्स को? वो सारी चीज़ हम लोग यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बायोंट फोर्स को हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। तो बायोंट फोर्स होता क्या है बच्चा? व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इमर्ज्ड in a liquid और गैस, या इन दोनों को कंबाइन में फ्लूइड भी बोल सकता हूँ। ठीक है, लिक्विड और गैस, देन एन अपवर्ड फोर्स act on it due to pressure difference। ठीक है, that force is known as buoyant force और upthrust। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? बायोंट फोर्स कहते हैं या अपथ्रस्ट कहते हैं। सिंपल वे में, जैसे मान लेते हैं किसी कंटेनर में कोई लिक्विड रखा हुआ है ना, कोई लिक्विड रखा हुआ है ना, कोई कंटेनर में मान लेते हैं कोई लिक्विड रखा हुआ है, इस लिक्विड का डेंसिटी है रो। लिक्विड का डेंसिटी कितना है? रो। हमने क्या किया, एक पत्थर उठाया बाहर से, सपोज कोई ऑब्जेक्ट किसी भी शेप का है ना,
कोई ऑब्जेक्ट हमने उठाया और इसको इस पानी के अंदर डाल दिया, है ना। तो जब इस वाटर को इस लिक्विड के अंदर हम लोग इस पत्थर को या इस ऑब्जेक्ट को जब हम लोग इस लिक्विड के अंदर इमर्ज करा देंगे तो अभी क्या लगेगा इस पे बच्चा, एक ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा। किस डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में, ऐसे ऊपर की तरफ अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। और इस फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, बाइंड फोर्स या अपथ्रस्ट। इस फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं बच्चा, बाइंड फोर्स और अपथ्रस्ट, ठीक है। क्या कहते हैं इसको, बाइंड फोर्स और अपथ्रस्ट। क्या कहते हैं इसको बच्चा हम लोग, बाइंड फोर्स और अपथ्रस्ट, ठीक है। अब होता क्या है, जैसे ही किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग लिक्विड में डालते हैं तो ये फोर्स उस पर लगना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से हमको क्या होता है, ऑब्जेक्ट हल्की लगती है। सिंपल मान लेते हैं यही स्टोन या यही पत्थर ऐसे हवा में रखा हुआ है, तो इस पर क्या लग रहा है, इसका वेट जो होगा mg नीचे लग रहा है। अब इसको मिनिमम रेज करने के लिए आपको मिनिमम कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, जिसका जितना इसका वेट है। सिंपल सी बात है, अगर ये सिंपल सपोज ऐसे टेबल पे रखा हुआ है, सरफेस पे रखा हुआ है, इसको रेज करने के लिए आपको मिनिमम कितना फोर्स लगाना होगा। यहाँ पे कांटेक्ट फोर्स से ऊपर लग रहा होगा ऊपर की तरफ, तो मिनिमम फोर्स कितना लगाना होगा बच्चा, mg के बराबर। इसको रेज करने के लिए मिनिमम कितना फोर्स ऊपर की तरफ लगाना होगा, mg के बराबर, ठीक है, इसके वेट के बराबर। लेकिन अगर हम लोग जब इस लिक्विड इसी ऑब्जेक्ट को पानी के अंदर डाल दिए तो उस पर एक पहले से ही फोर्स लगना स्टार्ट हो गया, अपथ्रस्ट, जिसको बायंड फोर्स कहते हैं, वो कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ लग रहा है। तो अभी इस पर क्या लग रहा है, इसका वेट mg तो नीचे लग ही रहा था, है ना। अभी इस पे ऊपर की तरफ क्या एक फोर्स और आ गया, है ना, और ये पहले से ही लग रहा है। तो अभी इसको रेज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको mg से कम फोर्स लगाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे हमने सपोज लगाया F1 फोर्स, तो आपको मिनिमम कितना लगाना पड़ेगा, ये इस ऑब्जेक्ट को उठाने के लिए, आपको क्या करना पड़ेगा, F1 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू mg। अगर मैं मिनिमम फोर्स की बात करूँ F1 मिनिमम, तो मिनिमम कितना लगाना पड़ जाएगा आपको, mg। इस केस में जब हमने लिक्विड में डाल दिया इसको, तब इस पे क्या करना पड़ेगा, मान लेते हैं हमको इसको रेज करने के लिए कितना फोर्स लगाना पड़ रहा है, F2। कितना लगाना पड़ रहा है, F2। तो आप क्या लिखोगे, पहले से उस पर एक फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, तब आप क्या लिखोगे, F2 प्लस FB शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू mg। या आप यहाँ से क्या लिखोगे, बच्चा, यहाँ से लिखोगे आपकी F2 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू mg माइनस FB, ठीक है। ये मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू रेज द ब्लॉक कितना आ जाएगा, मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू रेज द ब्लॉक कितना आ जाएगा, mg माइनस FB। समझ पा रहे हो, पहले कितना लगाना पड़ रहा था, पहले आपको लगाना पड़ रहा था mg, जब वो हवा में था, बाहर सिंपल रखा हुआ था। जब इसी को मैं लिक्विड के अंदर डुबो दिया, तब हमको कितना लगाना पड़ रहा है, मिनिमम mg माइनस FB। दैट मीन्स FB अमाउंट कम लगाना पड़ेगा। जब ऑब्जेक्ट लिक्विड के अंदर है, इमर्ज्ड है, तब उसको ऊपर उठाने में के लिए हमको FB अमाउंट कम लगाना पड़ेगा फोर्स। जब वो एयर में है तो हमको क्या करना पड़ रहा है, पूरा mg फोर्स लगाना पड़ रहा है। तो कौन सा फोर्स ज़्यादा है, F1 या F2, F1 ज़्यादा है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसीलिए हमको लिक्विड में कोई भी ऑब्जेक्ट हल्की दिखाई देती है, हल्की महसूस होती है ना। अगर आप हवा में 10 kg नहीं उठा पा रहे हो, बट पानी में आप 50 kg उठा दोगे, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, पहले से उस पर एक अपथ्रस्ट लगना स्टार्ट हो जाता है। तो इसको हम लोग कहते हैं बायंड फोर्स। क्या कहते हैं इसको, इस फोर्स को हम लोग कहते हैं क्या है बच्चा, बायंड फोर्स कहते हैं ना। और ये बायंड फोर्स किस टाइप का फोर्स है, कॉन्टैक्ट फोर्स है। किस टाइप का फोर्स है ये बायंड फोर्स, किस टाइप का फोर्स है बच्चा, कॉन्टैक्ट फोर्स है। किस टाइप का फोर्स है ये, कॉन्टैक्ट फोर्स है ना। किस टाइप का फोर्स है बच्चा, ये कॉन्टैक्ट फोर्स है, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें अबाउट बायंड फोर्स अभी हम लोग देखेंगे। इस बायंड फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होता है, ठीक है, आप इतना नोट करें फटाफट, हम लोग फिर आगे बढ़ते रहते हैं। मिटाएं, चलो। तो बायंड फोर्स किस टाइप का फोर्स है, कॉन्टैक्ट फोर्स है, ठीक है। किस टाइप का फोर्स है बच्चा, कॉन्टैक्ट फोर्स है। ठीक है, बायंड फोर्स इज अ टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स। चले ध्यान से देखें, आप सिंपल क्या करते हो, मान लेते हैं ये कोई सरफेस है, ये कोई सरफेस है और ये कोई ब्लॉक है ना।
मास m का। इस ब्लॉक को जब आप इस सरफेस पे रख देते हो लाके, तो यहाँ पे क्या लग गया है, कॉन्टैक्ट सरफेस आ गया। तो इस पे ये कॉन्टैक्ट सरफेस क्या करता है, इस पे एक नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ अप्लाई करता है। क्या करता है, ऊपर की तरफ अप्लाई करता है। सिमिलरली अगर हम लोग इसी ब्लॉक को इमर्ज कर दें लिक्विड में, इसी ब्लॉक को हम लोग क्या कर दें, इमर्ज कर दें लिक्विड में, है ना, इमर्ज कर दें लिक्विड में ऐसे, तो ये क्या करेगा, लिक्विड भी, है ना, इस पे एक ऊपर की तरफ फोर्स लगा देगा Fb, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, बायोंट फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा, बायोंट फोर्स कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, बायोंट फोर्स कहते हैं। इस ऑब्जेक्ट को जब मैंने सरफेस पे रखा, है ना, जब इस ऑब्जेक्ट को, अगर मैं यहाँ पे इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, इस ऑब्जेक्ट के मास m का मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, तो इस ऑब्जेक्ट पे क्या क्या लग रहा है, mg फोर्स नीचे लग रहा है और नॉर्मल रिएक्शन इस पे ऊपर लग रहा है। अगर मैं यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, जब इसको लिक्विड में डाला गया है ना, जब इसको लिक्विड में डाला गया है, तो इस पे क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं, इस पे एक mg फोर्स नीचे लगेगा, इसका वेट वो तो नीचे लगेगा, सदा सत्य बात है, और एक ऊपर फोर्स लग रहा है बायोंट फोर्स। ये फोर्स कौन अप्लाई कर रहा है, लिक्विड अप्लाई कर रहा है, और इसी फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, बायोंट फोर्स कहते हैं, अप्लाइड बाय लिक्विड, लिक्विड अप्लाइड, ठीक है, अप्लाइड बाय लिक्विड। ओके, इसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चा, बायोंट फोर्स कहते हैं। अब इस बायोंट फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होता है, किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, व्हाई दिस फोर्स कम्स व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इमर्ज्ड इन लिक्विड, इस सारी चीज को हम लोग देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो नोट कर लो फटाफट, मिटाए, चलो चलो भैया आ जाओ, देखते हैं देखते हैं देखते हैं देखते हैं देखते हैं। एकदम बिल्कुल बेसिक से चलेंगे भाई, बिल्कुल बेसिक से चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल बेसिक से चलेंगे हम लोग, बिल्कुल बेसिक से चलेंगे हम लोग। चलें देखते हैं, मान लेते हैं ये कोई लिक्विड है, सिंपल ऐसे कंटेनर में रखा हुआ है। कंटेनर आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, मैंने बताया था, जब तक पूरा फ्लूइड ख़त्म नहीं हो जाता है ना। आप दोस्ती कर लें इसके साथ, आपके लिए अच्छा रहेगा। चलें मान लेते हैं हमने इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट डाल दिया। मैं एक सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट ले रहा हूं, क्योंकि सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट लेने से हम लोगों का जो कैलकुलेशन होगा वो काफ़ी इजी हो जाएगा। ठीक है, इसलिए मैं क्या ले रहा हूँ बच्चा, सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट ले रहा हूँ। मैं जो डेरिवेशन करने जा रहा हूँ बेसिकली सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट लेके कंसीडर कर रहा हूँ, बट इट कैन बी वैलिड फॉर एनी टाइप ऑफ शेप। ठीक है, दुनिया में कोई भी शेप हो सबके लिए वैलिड होगा। जनरल डेरिवेशन भी कर सकता हूँ कोई आर्बिट्ररी शेप लेके, लेकिन दैट इज़ नॉट नेसेसरी, कैलकुलेशन लंबा हो जाता है, इंटीग्रेशन लंबा हो जाता है वहाँ पे। ठीक है, तो हम लोग इसको लेके कर देते हैं। मान लेते हैं ये सिलेंडर का लेंथ जो है L है, इस सिलेंडर का लेंथ जो है वो L है। ठीक है, और ये फेस और ये फेस क्रॉस सेक्शन जो है ये H1 डेप्थ नीचे है, कितना डेप्थ नीचे, H1 डेप्थ नीचे है, और ये वाला जो है सरफेस, ये वाला नीचे वाला सरफेस ये H2 डेप्थ पे, कितने डेप्थ पे है, H2 डेप्थ पे है। ठीक है, H2 डेप्थ पे। मान लेते हैं दिस इज रो, रो रो क्या है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, तो रो मान लेते हैं क्या बच्चा, रो इज, रो L लेते हैं, रो L इज डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, या सिर्फ रो लेते हैं, अभी छोड़ दो, रो डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ठीक है, और A इज क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ सिलेंडर, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ सिलेंडर, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ सिलेंडर, एंड L इज द लेंथ, L इज द लेंथ। ठीक है, L इज द लेंथ। ठीक है, अब मेरे को बताओ, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस फोर्स एनालिसिस ऑन दिस ऑब्जेक्ट। फॉरगेट अबाउट इट्स मास, फॉरगेट अबाउट इट्स वेट। ठीक है, जस्ट वी आर गोइंग टू कैलकुलेट फोर्स ड्यू टू लिक्विड, वी आर नॉट गोइंग टू इंक्लूड वेट इन दैट पार्ट। हम लोग वेट को डिस्कस करेंगे बाद में, बट फर्स्ट वी आर गोइंग टू कैलकुलेट फोर्स ड्यू टू लिक्विड, है ना, फोर्स ड्यू टू लिक्विड। सो फर्स्ट हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, फोर्स ड्यू टू लिक्विड।
ड्यू टू लिक्विड, है ना। तो आप मेरे को बताओ, मैं वेट को भी कंसीडर नहीं कर रहा हूँ, फ्री बॉडी डायग्राम नहीं बना रहा हूँ। यहाँ पे अगर मैं इसको बाहर निकाल लूँ, इस सिलेंडर को मैं बाहर निकालूँ, है ना, तो इस पे प्रेशर किधर लगेगा, नीचे की तरफ P। इस पे प्रेशर ऊपर की तरफ लगेगा, इस पॉइंट पे प्रेशर ऐसे ऊपर लगेगा, इस सरफेस पे प्रेशर नीचे लगेगा। हमेशा क्या होता है, किसी सरफेस पे प्रेशर परपेंडिकुलर लगता है ना, और कंप्रेस करता है सरफेस को। तो ये वाला जो सरफेस है, इस पे प्रेशर मान लेते हैं कितना है, P1। कितना है, P1। ऐसे नीचे लगेगा इस सरफेस पे। भाई ये सरफेस ऐसे रखा होगा ना, तो यहाँ पे जो लिक्विड होगा इस पे प्रेशर कैसे अप्लाई करेगा, ऐसे हम लोग पढ़ चुके हैं ना कि प्रेशर किसी सरफेस पे क्या लगता है, उसके परपेंडिकुलर लगता है और उस सरफेस को कंप्रेस करने की कोशिश करता है, ठीक है। तो इस सरफेस पे प्रेशर कैसे लगेगा, ऐसे P2 लगेगा, P2, है ना। आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस वेट, अभी वेट को मैं नहीं दिखा रहा हूँ, मैं सिर्फ क्या कर रहा हूँ, फोर्स ड्यू टू लिक्विड। तो ये P1 प्रेशर लगा रहा है, कौन लगा रहा है, लिक्विड। अगर मैं क्रॉस सेक्शन एरिया से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, फोर्स। अगर मैं क्रॉस सेक्शन एरिया से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, फोर्स, ठीक है। अब ध्यान से देखें, तो नेट फोर्स, अब देखें हमको ऑब्वियसली पता है कि कौन बड़ा होगा, यहाँ पे P1 बड़ा होगा, P2, हमको पता है कि P2 इज ग्रेटर देन P1, P2 इज ग्रेटर देन P1, ओके। सो मेरे को बताओ नेट फोर्स, व्हाट विल बी नेट फोर्स applied by liquid on cylinder। हम नेट फोर्स लिक्विड का निकाल रहे हैं, अभी वेट को मैं कंसीडर नहीं करूँ, वेट ऑब्वियस सी बात है, वेट नीचे लगेगा। जस्ट मैं क्या कर रहा हूँ बच्चा, फोर्स ड्यू टू लिक्विड कैलकुलेट कर रहा हूँ, और फोर्सेस की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो मेरे को बताओ नेट फोर्स कितना आ जाएगा, F नेट, सिंपल सी बात है, कितना आ जाएगा, P2A माइनस P1A, ऊपर की डायरेक्शन पॉजिटिव, नीचे की डायरेक्शन नेगेटिव, ठीक है। तो F नेट कितना आ जाएगा, यहां से P2 को मैं क्या ले सकता हूं, कितना डेप्थ नीचे वाला सेक्शन, H2, तो यहाँ पे प्रेशर कितना होगा, रो जी H2, तो मैं क्या लिखूंगा, रो जी H2 इंटू A माइनस P1, यहाँ पे प्रेशर कितना होगा, H1 डेप्थ नीचे है, तो यहाँ पे प्रेशर होगा कितना, रो जी H1 इंटू A, ठीक है। तो यहाँ से हमारा F नेट कितना आ जाएगा, रो जी A कॉमन ले लेते हैं, तो F नेट आ जाएगा यहाँ से हमारा, रो जी A मैंने कॉमन ले लिया तो आ गया H2 माइनस H1। दैट मीन्स नेट फोर्स अप्लाइड बाय लिक्विड इज रो जी A H2 माइनस H1। दिस इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी ड्यू टू लिक्विड। ये फोर्स कौन अप्लाई कर रहा है, ये लिक्विड अप्लाई कर रहा है, किस पे, इस सिलेंडर पे, ठीक है। अब ध्यान से देखें, यही जो नेट फोर्स है, दिस इज नोन एज बायोंट फोर्स, दिस नेट फोर्स इज नोन एज बायोंट फोर्स। तो बायोंट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस बॉडी विल बी रो जी A H2 माइनस H1। अब ध्यान से देखें, H2 जो है यहाँ पे H1 से हमेशा बड़ा होगा, H2 इज ग्रेटर देन H1, H2 इज ग्रेटर देन H1, ऑब्वियस सी बात है ना। तो ये टर्म हमेशा पॉजिटिव आएगा, तो हमेशा पॉजिटिव आने का मतलब इस FB का जो डायरेक्शन होगा वो किधर की तरफ होगा, हमेशा ऊपर की तरफ। तो हमारा यहाँ से लिख सकते हैं कि बायोंट फोर्स का डायरेक्शन होगा ऊपर की तरफ होगा। अच्छा अभी ध्यान से देखो, H2 दिस वन इज H2 माइनस H1 को क्या मैं L लिख सकता हूँ, तो यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे कि H2 माइनस H1 किसके बराबर है, L के। तो यहाँ से बायोंट फोर्स FB आ जाएगा रो जी A L। A इंटू L क्या है, A इंटू L क्या है, इसका वॉल्यूम, इस सिलेंडर का वॉल्यूम। A इंटू L क्या है, सिलेंडर का वॉल्यूम, ठीक है। नोट करें इतना, पहले हमें थोड़ा इधर से मिटाना पड़ेगा, ठीक है। चलो जिससे मैं मिटा रहा हूँ, तो A इंटू L क्या है बच्चा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। और वॉल्यूम सिलेंडर क्या है, पूरा का पूरा सबमर्ज्ड है, ये पूरा का पूरा क्या है, सबमर्ज्ड है। तो मैं इस A इंटू L को क्या मान लेता हूँ, सबमर्ज्ड वॉल्यूम। क्या मान लेता हूँ, सबमर्ज्ड वॉल्यूम। तो यहाँ से बायोंट फोर्स FV आ जाएगा रो जी इंटू V, जहाँ पे V क्या है बच्चा, सबमर्ज्ड वॉल्यूम, सबमर्ज्ड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड।
इस केस में क्या है, पूरा का पूरा वॉल्यूम ही सबमर्ज्ड है, A इंटू एल उसका जो पूरा वॉल्यूम है वही पूरा सबमर्ज्ड है, तो A इंटू एल क्या बच्चा, सबमर्ज्ड वॉल्यूम। तो ये हमारा आ गया बायोंट फोर्स। दिस फोर्स which arises ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस। ध्यान से देखें तो ये फोर्स जो ऊपर की तरफ लग रहा है इसलिए लग रहा है ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस, है ना। तो ये जो फोर्स अराइज हो रहा है ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस, इस फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं बच्चा, बायंट फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, बायंट फोर्स। डायरेक्शन क्या होगा इस बायंट फोर्स का, ऑलवेज इन अपवर्ड डायरेक्शन। फॉर अ फ्लोटिंग बॉडी बायंट फोर्स, या फॉर अ बॉडी सबमर्ज इन लिक्विड बायंट फोर्स विल एक्ट इन अपवर्ड डायरेक्शन ऑलवेज, ठीक है। तो ये हमारा होता है बायंट फोर्स। अब यहाँ तक नोट कर लें। अब यहाँ पे बायंट फोर्स हमने क्या निकाला, रो जी इंटू वी। अब एक एक चीज़ हम लोग डिस्कस करते हैं, नोट करें पहले इतना, फटाफट 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 नोट करो, मिटाएं, चलो। और ये बायंट फोर्स कौन अप्लाई कर रहा है बच्चा, लिक्विड अप्लाई कर रहा है। कौन अप्लाई कर रहा है, लिक्विड अप्लाई कर रहा है। कौन अप्लाई कर रहा है, लिक्विड अप्लाई कर रहा है। किस पे अप्लाई कर रहा है, बॉडी जो लिक्विड में सबमर्ज्ड है उस पे अप्लाई कर रहा है, ठीक है। तो अभी ध्यान से देखें, हमने सिंपल बोला कि अगर किसी लिक्विड में मैंने एक शेप लेके आपको डिटरमाइन कर दिया, बता दिया, है ना, बट किसी भी टाइप ऑफ ज्योमेट्री के लिए वैलिड। हमने किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे सबमर्ज किया, ऐसे, ठीक है, ऐसे सबमर्ज, ऐसे डाल दिया लिक्विड के अंदर, ठीक है। तो इस पे क्या लग रहा, एक बायंट फोर्स लगा ऊपर की तरफ। ये फोर्स कौन अप्लाई किया, लिक्विड अप्लाई किया। कौन अप्लाई किया बच्चा, लिक्विड अप्लाई किया। और हमने निकाला कि इस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो आया हमारा एफ बी इज इक्वल टू रो वी इंटू जी, जहाँ पे ये क्या है, रो क्या है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। वी क्या है, सबमर्ज्ड वॉल्यूम, सबमर्ज्ड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, सबमर्ज्ड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। जी क्या है, अच्छा, सबमर्ज्ड वॉल्यूम, इसका मतलब क्या है, थोड़ा सा इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सबमर्ज्ड वॉल्यूम का मतलब कि जब किसी ऑब्जेक्ट को आप सबमर्ज करते हो लिक्विड में, तो लिक्विड डिस्प्लेस होता है। कितना लिक्विड डिस्प्लेस होता है, जितना वॉल्यूम सबमर्ज होता है ना। जैसे मान लो कि मैं इस रूम में खड़ा हूँ, तो मेरे को इस रूम में खड़ा होने के लिए कितना जगह चाहिए, जितना मेरी बॉडी का वॉल्यूम है ना। सिंपल सी बात है। जैसे मान लो आपके पास एक पैकेट में दूध है ना, मिल्क है, उसका वॉल्यूम 1 लीटर है, तो उसको किसी बर्तन में रखना है अगर आपको, तो उसका बर्तन जो है उसका वॉल्यूम कितना होना चाहिए, मिनिमम 1 लीटर होना चाहिए। तो जैसे ही किसी भी ऑब्जेक्ट का जब किसी जगह में रखा जाता है तो कितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है, जितना उसका वॉल्यूम होता है ना। जैसे मान लेते हैं ये एक कंटेनर है ना, ये एक कंटेनर है, सिंपल, बहुत बेसिक से सीखते हुए चलेंगे, ठीक है। और ये एक कोई ऑब्जेक्ट था, है ना, ये कोई ऑब्जेक्ट था जिसका वॉल्यूम v था, है ना। हमने इसको इसके अंदर डाल दिया, पूरा डाल दिया। तो क्या करो, जब जैसे इसको पूरा इसके अंदर डाल दोगे, है ना, तो क्या होगा, पहले इस रीजन में, इस शेप में वाटर रहा होगा, वो वाटर क्या होगा, डिस्पर्स हो जाएगा, अपनी जगह से हट जाएगा, तो इसका लेवल क्या हो जाएगा, राइज कर जाएगा, ऐसे कुछ राइज कर जाएगा। जैसे आप इसको डालोगे राइज कर जाएगा। तो मतलब क्या हुआ, इतने जगह में जो ये पत्थर आके आया, जगह ऑक्यूपाई किया, इतने वॉल्यूम में पहले क्या था, वाटर था। अब वो वाटर क्या होगा, डिस्प्लेस हो गया। तो यहाँ पे क्या है, जितना वॉल्यूम सबमर्ज हुआ सॉलिड का, उतना वॉल्यूम लिक्विड का डिस्प्लेस होगा। अगर हम लोग आधा सबमर्ज करते हैं, मान लेते हैं कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है ना, मान लेते हैं इस ऑब्जेक्ट को ऐसे हाफ सबमर्ज कराए हम लोग ऐसा, तो अभी इतना वॉल्यूम इसका सबमर्ज हुआ लिक्विड में, तो कितना वॉल्यूम लिक्विड डिस्प्लेस करेगा, जितना वॉल्यूम सबमर्ज है। तो कहने का मतलब ये है कि जो सबमर्ज्ड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है, इसको हम एक दूसरे नाम से भी जान सकते हैं, क्या, किस नाम से, डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। तो हम लोग इस v को लिख सकते हैं, इट इज डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम ऑफ लिक्विड।
डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम ऑफ लिक्विड मतलब कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग लिक्विड में डालते हैं तो कुछ लिक्विड अपने जगह से डिस्प्लेस होता है। भाई ये पत्थर को जब इस लिक्विड में डालोगे तो ये अपनी वॉल्यूम जितना कुछ जगह इस ऑक्युपाई करेगा ना लिक्विड में, तो उस जगह का जो लिक्विड वो डिस्प्लेस हो जाएगा। तो कितना जगह इस ऑक्युपाई करेगा, जितना वॉल्यूम इसका सबमर्ज होगा। अगर पूरा का पूरा हम लोग सबमर्ज करा देते हैं जैसे इस केस में है, तो कितना लिक्विड डिस्प्लेस करेगा, अपने वॉल्यूम के बराबर डिस्प्लेस करेगा। तो सिंपल सी बात है कि सबमर्ज्ड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड के बराबर लिक्विड डिस्प्लेस होता है। इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा, पहले आपको बताया कि V इज नथिंग बट द सबमर्ज्ड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड एंड दैट पार्ट सबमर्ज्ड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू द डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। तो आप इसको भी नोट कर सकते हैं, डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड will be equal to submerged volume of solid, submerged volume of solid, submerged volume of solid, है ना। तो अब मैं बायोंट फोर्स को ऐसे लिख सकता हूँ रो एल इंटू वी, या सिंपल ऐसे रख देते हैं, ठीक है कोई बात नहीं, है ना। चलो रो एल उसे रखते हैं, रो वी से रखते हैं, रो वी जी, है ना, रो वी जी। ये चीज़ क्या है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ये क्या है, सबमर्ज्ड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड या वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड, वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड ऑफ लिक्विड लिख लेते हैं इसको, ठीक है। जी क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे आप लोग नोट कर लें, रो एल क्या है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। वी एल क्या है, वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, या इसको और नाम से किसे जानते हैं, सबमर्ज्ड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड और सबमर्ज्ड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। कंफ्यूज नहीं होंगे, सबमर्ज्ड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, सबमर्ज्ड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। और जी क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, उसको जानते हैं। तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलता है हमको, मास। तो ये डेंसिटी ऑफ लिक्विड है, दिस इज द वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड लिक्विड है। तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, मास ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। तो एफ बी क्या आ जाएगा यहाँ से, मास ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड इनटू जी, और जहाँ पे एम एल क्या है, मास ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, मास ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, डिस्प्लेस्ड लिक्विड, मास ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। अब ध्यान से देखें, मास को जब हम लोग जी से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिल जाता है, वेट। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। सो एफ बी इज इक्वल टू वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। दैट मीन्स बायोंट फोर्स वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, सॉरी डिस्प्लेस्ड लिक्विड, ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। That means buoyant force is nothing but weight of displaced liquid। आपने आर्किमिडीज प्रिंसिपल में 9th में चीज़ पढ़ा होगा कि जब भी किसी सॉलिड को लिक्विड में इमर्ज करते हैं तो सॉलिड क्या करता है, लिक्विड डिस्प्लेस करता है, तो उससे जो बायोंट फोर्स होता है वो डिस्प्लेस्ड किए गए लिक्विड के वेट के बराबर होता है। दिस इज द आर्किमिडीज प्रिंसिपल, है ना। ये तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल का, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज सबमर्ज्ड इन लिक्विड इट डिस्प्लेस सम लिक्विड एंड द बायोंट फोर्स एक्टिंग ऑन दैट ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड। बाय 9th में अपने डेफिनेशन रटी होगी आर्किमिडीज प्रिंसिपल की, तो यहाँ से हमने उसको प्रूफ कर दिया। सो बायोंट फोर्स इज नथिंग बट वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। क्या है, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। अच्छा, ये तो हमने मैग्नीट्यूड की बात कर लिया, डायरेक्शन की बात कर लिया। तो आप ये चीज याद रखें, एफ वी इज इक्वल टू रो वी जी। रो क्या है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, वी क्या है, वॉल्यूम ऑफ सबमर्ज्ड पार्ट ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ सबमर्ज्ड पार्ट ऑफ सॉलिड, या सबमर्ज्ड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, या फिर वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, है ना। कई नामों से इसको जानते हैं, इसी में बच्चे कंफ्यूज होते हैं कभी कभी, ठीक है। V इज सबमर्ज्ड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, V इज सबमर्ज्ड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, और वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड व्हेन सॉलिड इज इमर्ज्ड इन द लिक्विड, ठीक है। तो ये आ गया हमारा पूरा बायोंट फोर्स के बारे में, ठीक है। नोट करें फटाफट, मिटाएं, चलो चलो भाई। तो हमने क्या देखा कि मैग्नीट्यूड ऑफ बायोंट फोर्स क्या आ गया भैया, रो वी जी, यानी वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। डायरेक्शन क्या होगा इसका, अपवर्ड। डायरेक्शन क्या होगा बच्चा,
अपवर्ड। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ बायंट फोर्स, अगर मैं बात करूं मैग्नीट्यूड ऑफ इस बायंट फोर्स की, मैग्नीट्यूड ऑफ एफ बी बायंट फोर्स, तो मैग्नीट्यूड एफ बी का आ गया कितना, रो वी जी। अब रो क्या है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, वी एल क्या है, वॉल्यूम ऑफ सबमर्ज्ड लिक्विड, आप रो एल वी एल लिखें। ठीक है, ऐसे रहने दो। ठीक है, और डायरेक्शन क्या होगा, अपवर्ड। डायरेक्शन क्या होगा, अपवर्ड। एक चीज और डिस्कस करना है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ बायंट फोर्स, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ बायंट फोर्स, एप्लीकेशन ऑफ बायंट फोर्स। खैर इसको हम लोग थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे, पहले एक दो न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ बायंट फोर्स, इज दैट क्लियर? सो बायंट फोर्स क्या हुआ, रो वी जी, डायरेक्शन क्या होगा, अपवर्ड। ठीक है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन हम लोग थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। तो बायंट फोर्स के जो फार्मूले हैं, वेट ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड, अभी आपको समझ में आया, कहाँ से आया, समझ पा रहे हो? ठीक है, नोट कर ले इतना। हम लोग दो क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे भाई, बिल्कुल बेसिक से, है ना, बिल्कुल बेसिक से हम लोग स्टार्ट करेंगे। आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। चलो, जैसे मैं पूछा आपसे क्वेश्चन, व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 20 kg is submerged in water, it displaces 5 kg of water, it displaces 5 kg of water, 5 ने 10 लिख लेते हैं, 15 लिख लेते हैं, 15 kg of water, then buoyant force acting on it, buoyant force acting on it, acting on it। बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन 9th लेवल का है ना, आप जल्दी से बता दें। ऑप्शन ए 200 न्यूटन, ऑप्शन बी 50 न्यूटन, ऑप्शन सी 150 न्यूटन, ऑप्शन डी नन। चलें फटाफट 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 फटाफट, बिना बहुत बच्चा वाला क्वेश्चन है ना, बहुत बच्चा वाला क्वेश्चन है, छोटा सा 9th स्टैंडर्ड का। ठीक है, खैर हम लोग बिल्कुल बेसिक से चलेंगे, हाई लेवल तक पहुंचेंगे। ठीक है, आप घबराए नहीं, बिल्कुल बस चलते जाएं। ठीक है, हो गया। चलो देखते हैं, तो मास ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया हुआ, मास ऑफ ऑब्जेक्ट आपको 20 kg दे दिया है ना, और क्या दिया है, डिस्प्लेसेस 15 kg ऑफ वाटर, मास ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर, मास ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, डिस्प्लेस्ड लिक्विड ये कितना दे दिया है आपको, 15 kg। तो हमसे पूछा बायोंट फोर्स, तो बायोंट फोर्स क्या होता है, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, वेट को हम लोग क्या लिखते हैं, मास इंटू जी, मास ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड 15 दिया हुआ, जी का वैल्यू 10 ले लेते हैं, कितना आ जाएगा 150 न्यूटन। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। डायरेक्शन क्या होगा इसका, ऊपर की तरफ, डायरेक्शन क्या होगा इसका, ऊपर की तरफ। ठीक है, नोट कर लें फटाफट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फ्लोटेशन राइट नाउ, कि बॉडी फ्लोट कर रही है या सिंक कर रही है या फिर क्या कर रहे हैं आप, सबमर्ज होकर फ्लोट करे। जस्ट मैं आपसे बायंट फोर्स कैलकुलेट करवा रहा हूँ, ठीक है, बाकी फ्लोटेशन कंडीशन हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन a body of mass 50 kg is completely submerged in water, then 250 Newton buoyant force act on it, अब ये अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। ओके, देन कैलकुलेट
डेंसिटी ऑफ द बॉडी, देन कैलकुलेट डेंसिटी ऑफ द बॉडी। क्या करें, व्हेन अ बॉडी ऑफ मास 50 kg completely submerged in water, then 250 Newton of buoyant force act on it, then calculate density of the body। चलें ऑप्शन ए, आप सॉल्व करना स्टार्ट कर दें। आप सॉल्व करना स्टार्ट करें, मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ, ठीक है, पोल दे रहा हूँ। चलो आप सॉल्व करते रहे, मैं पोल दे रहा हूँ। ऑप्शन ए 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ऑप्शन बी 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ऑप्शन सी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ऑप्शन डी 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ऑप्शन ई नन। चलो 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 जल्दी से पोल कर दो, फटाफट फटाफट, बिना देर किए हुए पोल कर दें आप। चलो देखते हैं हमसे क्या पूछा है कि व्हेन अ बॉडी ऑफ मास 50 kg, बॉडी का मास दिया हुआ है, मास ऑफ बॉडी वो कितना दे दिया 50 kg, ठीक है। जब उसको कंप्लीटली सबमर्ज किया गया वाटर में, देन 250 न्यूटन ऑफ बायंट फोर्स एक्ट ऑन इट। तो बायंट फोर्स आपको दे दिया बॉडी पे कितना लग रहा है 250 न्यूटन। तो हमसे क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट डेंसिटी ऑफ द बॉडी। तो डेंसिटी ऑफ बॉडी पूछ रहा है। तो डेंसिटी होता है क्या, मास बाय वॉल्यूम। तो डेंसिटी ऑफ बॉडी क्या आ जाएगा, मास ऑफ बॉडी बाय वॉल्यूम ऑफ बॉडी। तो मास ऑफ बॉडी तो दिया हुआ है, अगर हमें वॉल्यूम ऑफ बॉडी पता चल जाए तो डेंसिटी हम लोग निकाल सकते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ बॉडी आपको निकालने के लिए क्या दे दिया, अच्छा बायंट फोर्स दे दिया। देखिए बायंट फोर्स होता क्या है, रो वी जी, ठीक है। तो 250 इज इक्वल टू रो कितना है, वाटर का डेंसिटी होता है 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब इंटू वी इंटू 10। तो यहाँ से v कितना आ जाएगा बच्चा 25, ये इससे खत्म हो जाए, इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब। अब यहाँ पे थोड़ा सा सतर्क होने की ज़रूरत है। ये जो v हमने निकाला, ये कौन सा v है, कौन सा वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सबमर्ज्ड पार्ट ऑफ सॉलिड या वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। अब इस केस में बोला है कंप्लीटली सबमर्ज, यानी कि जो सॉलिड है हमारे पास उसका पूरा का पूरा वॉल्यूम सबमर्ज्ड है। तो जब पूरा का पूरा वॉल्यूम सबमर्ज्ड है तो ये वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बॉडी के वॉल्यूम के बराबर हो जाएगा, या वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड के बराबर है ना। दोनों वॉल्यूम ऑफ सबमर्ज्ड पार्ट ऑफ सॉलिड और वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो वॉल्यूम हमने बॉडी का निकाल लिया, यही बॉडी का वॉल्यूम भी होगा। तो हम लिखेंगे v इज इक्वल टू वी वी, है ना, क्योंकि बॉडी कंप्लीटली सबमर्ज्ड है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, रो v इज इक्वल टू मास दिया आपको 50 डिवाइडेड बाई 25 इंटू 10⁻³ तो यहाँ से कितना जाएगा 2 इंटू 10⁻³ यानी कि 2000 kg पर मीटर क्यूब, या इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चा 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्या लिख सकते हैं 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, है ना, 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। चलो भैया मिटाता हूं मैं आपको। और यहाँ पे हम ये डिस्कस नहीं कर रहे हैं कि बॉडी फ्लोट कर रही है या सिंक कर रही है, ठीक है, ये चीज़ हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। जब बॉडी को कम्प्लीटली सबमर्ज किए तो उस पर 250 kg के, तो उस पर कितना लगा 250 न्यूटन का बायंट फोर्स लगा, बस हम इतना देख रहे हैं, ठीक है। चलो अब ध्यान से देखें, ये बायंट फोर्स था, है ना, ठीक है। अब ध्यान से देखें, हमने जब इसमें कोई ऑब्जेक्ट को रखा, जब हमने किसी ऑब्जेक्ट को इस
किसी भी शेप का ऑब्जेक्ट हो सकता है भाई। एक जनरल शेप ले लेते हैं, अदरवाइज तुम लोग सोचेगा कि यही शेप का होता है हमेशा, ठीक है। एक जनरल शेप लेते हैं, मान लेते हैं हमने एक ऑब्जेक्ट लिया और इस लिक्विड के अंदर डाल दिया, इस लिक्विड के अंदर डाल दिया। मास है ऑब्जेक्ट का m, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू m। ये कंटेनर ऐसे सरफेस पे रखा हुआ है, ठीक है। डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू रो, ठीक है। हमसे पूछा आपसे ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम, ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ बोथ कंटेनर एंड ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इज सिंपल फ्लोटिंग, ऑब्जेक्ट इज फ्लोटिंग, आप एज्यूम दैट ऑब्जेक्ट इज फ्लोटिंग, assume object is floating, ठीक है। मैंने पूछा ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ऑब्जेक्ट एंड द कंटेनर, ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ऑब्जेक्ट एंड द कंटेनर, ठीक है। ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ऑब्जेक्ट एंड कंटेनर। चलो ड्रॉ करो फटाफट। चलो तो अगर मैं, क्या हो जाएगा, इस ऑब्जेक्ट पे बाइंड फोर्स ऊपर लगेगा तो होगा क्या, अगर हम लोग इस ऑब्जेक्ट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो इस पे क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं, बाइंड फोर्स ऊपर लग रहा है और mg नीचे लग रहा है, यही ना दो फोर्स लगेगा। और कोई फोर्स लग रहा है क्या इस पे, और कोई दो फोर्स लग रहा है इस पे। अच्छा इधर से कोई बोला साइड वे से, तो वो फोर्सेस कैंसल आउट हो जाते हैं, याद करें प्रेशर वाले केस में, ठीक है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वाले केस से, ठीक है। तो इस पे दो फोर्स लग रहा है, वर्टिकल डायरेक्शन में बाइंड फोर्स mg नीचे, और कोई तीसरा फोर्स लग रहा है क्या इस पे, नहीं, है ना। अब यहाँ पे तीन पॉसिबिलिटीज अराइज हो सकते हैं। फर्स्ट पॉसिबिलिटी, दिस बाइंड फोर्स इज ग्रेटर देन दिस mg। सेकेंड पॉसिबिलिटी, this bind force is equal to mg, and third possibility, this fb bind force is less than mg. We will discuss it in after few time, but अभी हम लोगों को फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। तो ये हो गया हमारा fbd ऑफ ऑब्जेक्ट, पहला क्वेश्चन, ठीक है। आप लोग नोट कर लें, थ्री पॉसिबिलिटीज। अच्छा ऑब्जेक्ट फ्लोट कर रहा है, यहाँ पे मैंने बोल दिया ना ऑब्जेक्ट इज फ्लोटिंग, ठीक है, तो अभी इसको पॉसिबिलिटी को भूल जाएं, ठीक है। दूसरा FVD ऑफ कंटेनर, सेकेंड क्वेश्चन, FVD ऑफ कंटेनर, FVD ऑफ कंटेनर। चले फटाफट 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 देखते हैं कितने लोग सही बनाते हैं। आप लोग देखते हैं कितने लोग सही बनाते हैं, बहुत लोग गलत करेंगे इसको। FVD ऑफ कंटेनर, देखते हैं कितने लोगों को कंटेनर का FVD बनाना आता है, देखते हैं, बहुत लोग गलत करेगा इसको। चलो मैं ऑप्शन दे दूं क्या, मैं पोल दे दूं, चलो पोल दे देते हैं। ऑप्शन ए, कैपिटल mg एंड कैपिटल M क्या, मास ऑफ दिस लिक्विड, नोट कर लेंगे, कैपिटल M मास ऑफ लिक्विड, है ना। ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, जगह नहीं बची है, मैं नन दे देता हूँ, नन दे दिया क्या, अच्छा इसको डायरेक्शन को नीचे कर लेते हैं, चलो ठीक है ऊपर रख लेते हैं, इसको ऊपर ही होगा, ठीक है। अच्छा ऑप्शन डी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी दे देता हूँ मैं यहाँ पे। चलो कौन सा ऑप्शन करेक्ट आपको बताना है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बच्चा, यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट है, ये दोनों गलत, तीनों गलत है, नन तो होगा नहीं, ठीक है। कैसे सर, ऑप्शन डी कैसे करेक्ट हुआ, ये क्यों नहीं करेक्ट हुआ, चलो मैं बताता हूँ।
चलो मैं बताता हूँ कैसे। हमने जब ऑब्जेक्ट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, तो हमने क्या देखा, ऑब्जेक्ट पे क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं, ठीक है। तब हमने क्या देखा कि ऑब्जेक्ट पे क्या क्या फोर्सेस लग रहे थे। तो हमको ऑब्जेक्ट पे क्या देखा, हमने क्या देखा कि ऑब्जेक्ट पे भैया, ऑब्जेक्ट पे हमको क्या है, ऑब्जेक्ट पे Fb फोर्स ऊपर लग रहा है, mg नीचे लग रहा है। इज दैट क्लियर? अच्छा, तो ये Fb किसने अप्लाई किया है? अप्लाइड बाय लिक्विड ऑन ऑब्जेक्ट, ऑन ऑब्जेक्ट। किसने अप्लाई किया? लिक्विड ने अप्लाई किया ऑब्जेक्ट पे, Fb। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ पे आ जाओ। न्यूटन बाबा को चैन नहीं है, न्यूटन बाबा को चैन तभी आएगा, संतुष्टि तभी मिलेगी जब फोर्सेस हमेशा किस में एग्जिस्ट करेंगे, पेयर में एग्जिस्ट करेंगे, है ना। यानी एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो पहला भैया इस लिक्विड का खुद का मास था बहुत बढ़िया, कैपिटल mg, वेट नीचे लग गया, और ये सरफेस क्या करेगा, इस पे ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन अप्लाई कर दे, बहुत बढ़िया। अब ध्यान से देखें, इस लिक्विड ने इस ऑब्जेक्ट पे Fb फोर्स ऊपर अप्लाई किया, तो अब न्यूटन बाबा क्या बोलते हैं कि ये ऑब्जेक्ट भी रिवर्स में लिक्विड पे फोर्स अप्लाई कर देगा सेम अमाउंट का। तो क्या हो जाएगा, लिक्विड पे एक फोर्स नीचे लग जाएगा, और इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, Fb। दीज टू आर रिएक्शन फोर्सेस, ठीक है। इज दैट क्लियर? नोट कर ले, हो गया। चलो भाई बताएं, चलो अब ये सब कहानी बहुत हो गई, वापस बाइंड फोर्स पे आ जाते हैं। नेक्स्ट राइट डाउन पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ बाउंड फोर्स, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ बाउंड फोर्स। तो लिखें बाउंड फोर्स, भाई मैग्नीट्यूड हमने देख लिया, रो एल वी एल इंटू जी, या वेट ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड। डायरेक्शन हमने देख लिया अपवर्ड। तो पॉइंट ऑफ, अगर फोर्स है तो उसका कुछ ना कुछ तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होगा, है ना। किस पॉइंट पे लग रहा है भाई, सरफेस फोर्स, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या है इसका, वो चीज हम लोग देखते हैं। तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन बाउंड फोर्स का क्या होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, है ना। तो नोट करें, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ बाउंड फोर्स will be the center of gravity of displaced liquid। देखिए यहाँ पे बहुत लोग गलती कर देते हैं, कुछ लोग बोल देते हैं कि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ बाउंड फोर्स विल बी द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द सबमर्ज्ड पार्ट, बट वो कंप्लीटली सही नहीं है। आपको हमेशा स्टैंडर्ड वे में चलना है, जो कॉन्सेप्ट स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट है उसी को फॉलो करना है। तो सेंटर ऑफ जो बायंसी होता है, इसको हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ बायंसी, या इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ बायंसी। नोट कर लें, सेंटर ऑफ बायंसी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स या सेंटर ऑफ बायंसी, ठीक है। तो सेंटर ऑफ बायंसी या पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ बाउंड फोर्स जो होता है, दैट विल बी द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। दैट मीन्स बाउंड फोर्स किस पे लगेगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड पे।
बहुत लोग यहाँ पे गलती करता है, बोल देते हैं कि जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होगा बायंड फोर्स का वो क्या होगा, सबमर्ज पार्ट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी, है ना, सबमर्ज पार्ट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी, बट दैट इज नॉट 100% करेक्ट, वो रॉन्ग है, ठीक है, गलत, वो स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट नहीं है, वो स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। तो हमको याद रखना है कि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ बायंड फोर्स और पॉइंट सेंटर ऑफ बायंसी विल बी द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। दैट मीन्स, ध्यान से देखें, मान लेते हैं ये एक कंटेनर है, ये एक कंटेनर है, बढ़िया मस्त एकदम लिक्विड से भरा हुआ है ना। हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट को लिया जो इस शेप में था, इस शेप में एक ऑब्जेक्ट था, हमने लिया इसको, इसमें डाल दिया, इसमें जब डाल दिया तो ये ऑब्जेक्ट गया और ऐसे कुछ फ्लोट करने लगा, ऐसे कुछ सबमर्ज होकर फ्लोट करने लगा, समथिंग लाइक दिस, ऐसा, है ना। तो अब ध्यान से देखें, पहले इतने पार्ट, अब ब्लैक वाला डॉट देख रहे हैं, पहले इतने पार्ट में फ्लूइड रहा है, पहले इतने पार्ट में फ्लूइड था, जब आप इसको ला के डाल दिए तो इस रीजन में जो लिक्विड था या इस शेप में जो लिक्विड था डिस्प्लेस हो गया, वो क्या हो गया, डिस्प्लेस हो गया। दैट मीन्स अब अगर हम लोग अलग से बनाएं, इस रीजन में जो लिक्विड था, है ना, ये ब्लैक वाला हटा दें, अभी वो क्या हो जाएगा, हो गया, वो डिस्प्लेस हो गया अपनी जगह से, है ना। मतलब भाई क्यूब को वो जगह देगा ना, यानी कि जब इस क्यूब को इसके अंदर डाला गया तो इस रीजन में क्या था, हमारा लिक्विड भरा हुआ था, ऐसे इस रीजन में क्या था बच्चा, ऐसे इस क्यूब के फॉर्म में लिक्विड था, ऐसे इसमें लिक्विड भरा हुआ था, अभी वो अपनी जगह से हट गया। पहले कंटेनर बिल्कुल ऐसे था ना, बिल्कुल ऐसे था, ऐसा, तो जब आपने इस क्यूब को डाला तो क्यूब क्या करेगा, कुछ स्पेस ऑक्युपाई करेगा, तो इस तरीके से लिक्विड के अंदर वो चला गया, तो इतना पार्ट इसका क्या हुआ, लिक्विड के अंदर है, तो इतना पार्ट यानी कि इस रीजन में जो लिक्विड था, है ना, वो डिस्प्लेस हो गया। वो किस फॉर्म में रहा होगा, इस फॉर्म में, तो इस डिस्प्लेस्ड लिक्विड का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा वहाँ पे क्या लगेगा, सेंटर ऑफ बायंसी या बायंड फोर्स का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। तो मेरे को बताओ, इस शेप में लिक्विड था जो डिस्प्लेस हुआ है, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे होगा, इसके मिडल में होगा, या इसके कहाँ पे होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे होगा, इसके मिडल में होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे होगा, इसके मिडल में होगा, तो बायंड फोर्स कहाँ पे लगेगा, यहाँ पे, ऐसे इस पॉइंट पे ऊपर की तरफ। दिस इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड का मतलब क्या हुआ कि जब इसको इमर्ज किए तो पहले यहाँ पे जो लिक्विड था उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे था, है ना। तो पहले ध्यान देखें, पहले जब इसको आप इमर्ज किए तो इतने शेप का जो लिक्विड था इस रीजन में, इस शेप में, वो डिस्प्लेस हो गया। मैंने यहाँ पे दिखाया, इस रीजन में से लिक्विड भरा हुआ होगा, वो डिस्प्लेस हो गया, है ना। तो अब इस रीजन में जो इस शेप का लिक्विड था वो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे होगा, इसके मिडल में, तो ये यहाँ पे कहाँ पे लगेगा, बायंड फोर्स कहाँ पे लगेगा, इस पॉइंट पे, ठीक है। और सेंटर ऑफ एंड ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ पे लगता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी पे, है ना। नोट कर लें फटाफट 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 नोट करते जाएं। जैसे मैं आपको एक दूसरा शेप लेता हूँ, दूसरा शेप बताता हूँ। जैसे इसी को एक बार थोड़ा सा और अच्छे से देखते हैं, ठीक है। ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जैसे मान लेते हैं, मैं बोलूँ ये एक कोई कंटेनर है ना। हमने क्या किया, इसमें एक लिक्विड ऑब्जेक्ट इस शेप में डाल दिया, ऐसा ऐसा कुछ ऑब्जेक्ट हमने डाल दिया,
तो इसका वेट जो है वो कहाँ पे लगेगा, बॉडी के सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे। तो बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे होगा, अगर ये पूरा L मानते हैं, है ना, मान लेते हैं पूरा L है, ये पूरा L है, ठीक है, और इसका L डैश पार्ट सबमर्ज्ड, कितना L डैश पार्ट। तो इसका जो वेट होगा वो किस पॉइंट पे लगेगा, इस बॉडी के सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे। तो इस बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे होगा, इस बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी L/2 डिस्टेंस पे होगा। तो इसका वेट जो mg होगा वो यहाँ पे लगेगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ बॉडी पे। कहाँ पे लगेगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ बॉडी पे। बाइंड फोर्स कहाँ पे लगेगा, अगर मैं बात करूंगा तो ये डिस्टेंस कितना होगा, L/2, अगर ये होमोजीनियस बॉडी है तो, होमोजीनियस बॉडी है तो, ठीक है। अच्छा, बाइंड फोर्स कहाँ पे लगेगा, ध्यान देखें, पहले इस शेप में लिक्विड, इतना लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है, इस शेप में जो लिक्विड था इतना लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है, तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इस शेप में जो लिक्विड था इसका सेंटर ऑफ बायंसी कहाँ पे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे होगा, इसके हाफ पे, है ना भाई। इतना लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है ना इस शेप में जो था पहले कंटेनर में, जब आप इसको डालोगे तो इस शेप में लिक्विड, इस पोर्शन का लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है, तो इस पोर्शन का लिक्विड का पहले सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे होगा, इसके मिडल में। तो कहाँ जाएगा, यहाँ कहीं पे, और ये बायंड फोर्स किधर लग जाएगा, ऊपर की तरफ। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ बायंसी। क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ बायंसी। और अगर मैं बात करूँ तो ये कितना डिस्टेंस पे होगा बच्चा, यहाँ से L/2, है ना, कितने डिस्टेंस पे, L/2। इज दैट क्लियर, समझ पा रहे हो। सेम तरीके से अगर मैं बात करूँ, सपोज कोई स्फेरिकल ऑब्जेक्ट, समझेंगे कोई स्फेरिकल ऑब्जेक्ट की, मान लेते हैं कोई स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है ना, इस शेप में कुछ ऐसे ये फ्लोट कर रहा है ना। तो मेरे को बताओ इसका ग्रेविटेशनल फोर्स mg नीचे लगेगा ऐसे, इस फोर्स पे mg। अच्छा, तो बाइंड फोर्स कहाँ पे लगेगा, तो मेरे को बताओ कितना पार्ट इस स्फेयर का सबमर्ज्ड है, इतना पार्ट इस स्फेयर का सबमर्ज्ड है, इतना पार्ट स्फेयर का सबमर्ज्ड है। तो पहले जब स्फेयर नहीं आया था तो इतने शेप में, इस शेप का क्या रहा होगा यहाँ पे, वाटर, कहाँ क्या रहा होगा, वाटर। तो अब इतना शेप का वाटर डिस्प्लेस हो गया। तो जब आप एज्यूम करें जब इस शेप में यहाँ पे वाटर था ऐसे, तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे रहा होगा, जैसे सिंपल सी बात है, ऐसा था हमारा, है ना, इस शेप में जो वाटर है यहाँ पे, इस शेप में, इस रीजन में जो वाटर है, इस फेयर के आ जाने के बाद इस शेप का वाटर डिस्प्लेस हो रहा है ना, तो इस शेप का वाटर का सेंटर ऑफ बायंसी कहाँ पे होगा, यहाँ कहीं पे होगा। हम लोग जानते हैं निकालना, तो इस पर क्या लग जाएगा हमारा, बायंड फोर्स। तो बायंड फोर्स यहाँ कहीं लग जाएगा ऐसे ऊपर की तरफ, ठीक है। नोट करते चलें फटाफट। नेक्स्ट मान लो, नेक्स्ट एग्जाम्पल, मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट हमने ऐसा डाल दिया, एक रॉड डाल दिया, कोई रॉड हमने डाल दिया, ठीक है। तो इस पे बाइंड फोर्स कहाँ लगेगा, सबसे पहले इसका वेट तो इसके मिडल में लगेगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसका जहाँ पे होगा इस रॉड का। अच्छा, बाइंड फोर्स कहाँ पे लगेगा, तो बाइंड फोर्स के लिए आप इमेजिन करिए कौन सा पार्ट इसका सबमर्ज्ड है, ये वाला पार्ट। तो पहले इस शेप का लिक्विड यहाँ पे रहा होगा, इस शेप का पहले यहाँ पे क्या रहा होगा, लिक्विड रहा होगा। तो इस शेप का अगर यहाँ पे लिक्विड रहा होगा, तो इस शेप का अगर लिक्विड रहा है तो इसका सेंटर ऑफ बायंसी कहाँ पे होगा, सॉरी इस शेप के लिक्विड का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे होगा, इसके मिडल में होगा, है ना। तो यहाँ कहीं पे ऐसे, तो ये बायंड फोर्स यहाँ पे लग जाएगा ऊपर की तरफ,
इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? तो दिस इज नोन एज सेंटर ऑफ बायंसी, CB नोन एज सेंटर ऑफ बायंसी और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ बायंट फोर्स, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ बायंट फोर्स। अगर हम लोग मानते हैं ये पूरा L है, यहाँ से लेकर यहाँ तक सपोज x है ना, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा x/2। इज दैट क्लियर? सेंटर ऑफ मास हम लोग ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं, सो आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस दैट पार्ट। ठीक है, नोट करें फटाफट। तो ये हो गया हम लोगों का सेंटर ऑफ बायंसी। क्या हो गया? ये हम लोगों का सेंटर ऑफ बायंसी। अब आ जाते हैं क्वेश्चंस पे। नेक्स्ट राइट डाउन कंडीशन ऑफ फ्लोटेशन, कंडीशन ऑफ फ्लोटेशन, कंडीशन ऑफ फ्लोटेशन, कंडीशन ऑफ फ्लोटेशन, कंडीशन ऑफ फ्लोटेशन। बहुत बेसिक से चल रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको बेसिक बता रहे हैं, फिर हम लोग हाई लेवल में मूव करेंगे। तो कंडीशन ऑफ फ्लोटेशन क्या है? जस्ट इमेजिन, तो कंडीशन ऑफ फ्लोटेशन लिखे फॉर अ फ्लोटिंग बॉडी, फॉर अ फ्लोटिंग बॉडी, फॉर अ फ्लोटिंग बॉडी, फॉर अ फ्लोटिंग बॉडी, वेट ऑफ द बॉडी, वेट ऑफ द बॉडी must be equal to the weight of the liquid displaced, weight of the liquid displaced, है ना। और वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड किसके बराबर होता है बच्चा? बायंट फोर्स के। तो हम लिख सकते हैं फॉर फ्लोटिंग बॉडी वेट ऑफ द बॉडी मस्ट बी इक्वल टू द वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड और buoyant force acting on the body, buoyant force acting on the body, acting on the body, acting on the body। That means अगर कोई बॉडी, कोई भी बॉडी कैसे भी फ्लोट कर रही हो, बस जस्ट वो क्या कर रही है? फ्लोट कर रही है, तो buoyant force Fv किसके बराबर हो जाएगा? वेट ऑफ द बॉडी के। दिस इज द कंडीशन ऑफ फ्लोटेशन, जहां पे Fb क्या है? buoyant force acting on the body, buoyant force acting on the body, and W क्या है? weight of the body, weight of the body। अगर दुनिया में कोई भी बॉडी फ्लोट कर रही है लिक्विड में, तो कंडीशन ऑफ फ्लोटेशन क्या है? buoyant force must be equal to the weight of the body। दिस इज द कंडीशन ऑफ फ्लोटेशन। आप याद रखेंगे इसको, फॉर अ फ्लोटिंग बॉडी weight of the body must be equal to buoyant force acting on it, और weight of the body must be equal to weight of the displaced liquid, that is equal to the buoyant force। ठीक है, बाकी कुछ भी नहीं है। तो कंडीशन ऑफ फ्लोटेशन ओनली वन, weight of the body must be equal to the buoyant force acting on it। अब यहाँ पे कंफ्यूजन कहाँ पे होती है लोगों के मन में? कंफ्यूज होते हैं बॉडी जब वो पार्शियली सबमर्ज होकर फ्लोट करती है और जब कंप्लीटली सबमर्ज होकर फ्लोट करती है। तो घबराए नहीं, हम आपको सारा चीज़ दिखाएंगे, ठीक है। चलो, तो हम लोग डिस्कस करते हैं, यहाँ पे 3 केसेस डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आप इसको नोट कर लें, नोट कर लें। बोर्ड मेरा छोटा पड़ जाता है थोड़ा, कोई बात नहीं, बोर्ड से क्या लेना देना। चलो, देखते हैं। मान लेते हैं ये कोई बॉडी है, जस्ट इमेजिन अ बॉडी, अ लिक्विड, सॉरी, ठीक है। हमने कोई, और हमारे पास कोई एक बॉडी है, कोई किसी शेप का, सिंपल, जस्ट अ बॉडी, ठीक है। ये कोई बॉडी है हमारे पास, दिस इज अ बॉडी ऑफ मास m, ठीक है, ऑफ मास m। अच्छा, हमने क्या किया? इस बॉडी को उठाया, पकड़ा, खस के डुबो दिया इसके अंदर। चलो भैया, तो डुबो दिया हमने इसके अंदर। हमने इस बॉडी को डुबो दिया पूरा, और ऐसे पकड़ के रखे हुए हैं, सिंपल। तो बॉडी अभी क्या कर रही है? जब तक उसको पकड़ के रखेंगे तब तक वो फ्लोट नहीं करेगी, है ना। तो यहां पे लिखते हैं मास ऑफ बॉडी, मास ऑफ बॉडी इज इक्वल टू m, डेंसिटी ऑफ बॉडी
इज इक्वल टू रो बी वॉल्यूम ऑफ बॉडी इज इक्वल टू वी बी, ठीक है। डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू रो एल, ठीक है। अब यहां पे देखें क्या क्या फोर्स लग रहा है इस बॉडी पे। पहला तो बॉडी पे जो बायोंट फोर्स लगेगा वो ऊपर लगेगा, और दूसरा जो बॉडी का खुद का वेट होगा वो नीचे लगेगा, mg। क्या यही दो फोर्सेस लग रहे हैं इस बॉडी पे? और कोई फोर्स क्या लग रहा है बॉडी पे? नहीं। तो यहाँ पे थ्री केसेस बनते हैं, फर्स्ट केस एंड सेकंड केस एंड थर्ड केस। तो केस फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस केस नंबर 1। क्या होगा अगर ये बायोंट फोर्स इस mg से बड़ा हो, यानी कि फर्स्ट केस Fb इज ग्रेटर देन mg। क्या होगा? हमने क्या किया, सिंपल समझें। हमारे पास एक बॉडी था, हमने उसको पकड़ा, डुबो दिया लिक्विड के अंदर, पूरा सबमर्ज कर दिया, जबरदस्ती सबमर्ज कर दिया। जब सिंपल ऐसे बात करें, आपके पास एक सिंपल बॉल थी, आपने बॉल को पकड़ा, कस के डुबो दिया पानी के अंदर, तो क्या होता है? जैसे आप पूल वगैरह में गए होंगे तो जो बैलून होता है ना, जो तैरने के लिए देते हैं लोग, उसको कस के पकड़ के दबा दें कस के पानी के अंदर, फिर छोड़ देते हैं, तुरंत ऊपर आ जाता है ना। तो ऐसे हमने इस बॉडी के साथ किया है। हमने क्या किया, बॉडी को लिया है, जबरदस्ती पानी के अंदर डुबो दिया या लिक्विड के अंदर डुबो दिया। तो देयर विल बी थ्री पॉसिबिलिटी में बी अराइज। फर्स्ट, दिस बायोंट फोर्स Fv मे बी ग्रेटर देन mg, क्योंकि बॉडी अभी फ्लोट नहीं कर रही, अभी तुमने उसको दबाया हुआ खींच के, ठीक है। सेकेंड केस, दिस बायोंट फोर्स मे बी इक्वल टू mg, एंड थर्ड केस, दिस बायोंट फोर्स मे बी लेस देन mg. So we will discuss those three cases in sequence wise. तो first I am considering Fb is greater than mg. तो जब आप Fb बड़ा है mg के, that means बायोंट फोर्स को आप क्या लिख सकते हो, रो एल इंटू वी एल इंटू जी शुड बी ग्रेटर देन मास ऑफ बॉडी को क्या लिख सकते हो, डेंसिटी ऑफ बॉडी इंटू वॉल्यूम ऑफ बॉडी इंटू जी। तो जी से जी खत्म, तो क्या आ जाएगा यहाँ से, रो एल इंटू वी एल शुड बी ग्रेटर देन रो बी इंटू वी वी, ठीक है ना। अच्छा, इसको मिटाना पड़ जाएगा, समझ पा रहे हो? अच्छा, अब ध्यान देखिए, क्या बॉडी यहाँ पे कंप्लीटली सबमर्ज है, तो ये वी एल क्या, वॉल्यूम ऑफ सबमर्ज पार्ट ऑफ सॉलिड, और पूरा का पूरा वॉल्यूम सबमर्ज है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, वी एल इज इक्वल टू वी वी, तो ये इससे खत्म हो जाएगा। तो यहाँ से क्या है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ बॉडी। तो अब क्या होगा, है ना, ये केस हमको मिल गया। तो अब हमने मान लिया रिलीज कर दिया, तो ये फोर्स ज़्यादा है, ये फोर्स कम है, तो क्या होगा, इतने के बराबर नेट फोर्स बॉडी पे लगना लगेगा। और डायरेक्शन क्या होगा इस नेट फोर्स का, ऊपर की तरफ। तो जैसे आप रिलीज करेंगे, ये बॉडी क्या करेगी, ऊपर की तरफ आना स्टार्ट कर देगी। बॉडी क्या करेगी, ऐसे ऊपर की तरफ आना स्टार्ट कर देगी, है ना। तो जब बॉडी ऊपर की तरफ आना स्टार्ट कर देगी तो क्या होगा, जब तक, अच्छा, Fb और mg कभी Fb का वैल्यू तब तक नहीं चेंज होगा जब तक बॉडी कंप्लीटली सबमर्ज है। एक चीज मैं बताना भूल गया, बायोंट फोर्स जो होता है वो डेप्थ पे डिपेंड नहीं करता है। बायोंट फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन डेप्थ। ऑब्जेक्ट कितना भी अंदर हो, पानी के, बायोंट फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन डेप्थ। नोट कर लें, बायोंट फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन डेप्थ, क्योंकि बायोंट फोर्स होता है क्या, रो एल वी एल इंटू जी। अगर बॉडी कंप्लीटली सबमर्ज्ड, फॉर ए कंप्लीटली सबमर्ज्ड बॉडी बायोंट फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन डेप्थ, क्योंकि मैक्सिमम कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस हो सकता है लिक्विड का, जितना इस बॉडी का वॉल्यूम, उससे ज़्यादा क्यों डिस्प्लेस कर पाएगा, नहीं। तो मैक्सिमम बायोंट फोर्स कितना होगा, जब बॉडी कंप्लीटली सबमर्ज्ड होगा। जब बॉडी कंप्लीटली सबमर्ज होगा, तो आप नोट कर लें उसको, इस पॉइंट को मैं भूल गया था कि फॉर ए कंप्लीटली सबमर्ज्ड बॉडी बायोंट फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन डेप्थ, बायोंट फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन डेप्थ, एंड मैक्सिमम बायोंट फोर्स एक्ट ऑन ए बॉडी, एंड मैक्सिमम बायोंट फोर्स एक्ट ऑन ए बॉडी व्हेन बॉडी विल बी कंप्लीटली सबमर्ज्ड, ठीक है। चलो, तो अब क्या होगा, मान लो हमने रिलीज किया इसको, तो अभी ये ज़्यादा था, ये कम था, तो क्या होगा, Fv माइनस mg के बराबर नेट फोर्स लगा इस बॉडी पे, किधर की तरफ, ऊपर की तरफ। तो बॉडी ऊपर की तरफ आना स्टार्ट करेगी, ऐसे 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 ऊपर की तरफ आना स्टार्ट करेगी, सिंपल ऐसे।
तो बॉडी पे इस नेट फोर्स का वैल्यू कब तक नहीं चेंज होगा, जब तक वो कंप्लीटली सबमर्ज्ड है। अभी ध्यान से देखें, मान लेते हैं बॉडी पूरा ऐसे यहाँ तक आ गई, ऐसे यहाँ तक आ गई, बट वो कंप्लीटली सबमर्ज्ड है ऐसे अभी, लेकिन यहाँ तक आ गई, लेकिन पूरी की पूरी सबमर्ज्ड है, मतलब अभी जस्ट बाहर निकलने वाली है। तो इस पे वेट mg नीचे लगेगा, अभी भी क्या बाइंड फोर्स का वैल्यू अभी भी चेंज होगा? नहीं चेंज होगा। क्यों नहीं चेंज होगा? क्योंकि अभी भी बॉडी कंप्लीटली सबमर्ज है, उससे मैक्सिमम बाइंड फोर्स लग रहा है। तो अभी भी क्या नेट फोर्स इसको ऊपर लग रहा है? यस सर, अभी भी नेट फोर्स इस पे ऊपर लग रहा है, तो बॉडी अभी भी ऊपर जाती रहेगी। आप नोट कर लेंगे यहीं पे नेट फोर्स ऊपर लग रहा है इस पर, तो अभी भी बॉडी ऊपर की तरफ जाती रहेगी। तो क्या होगा, क्या होगा? अब इसके बाद अभी भी बॉडी ऊपर की तरफ जाएगी तो लिक्विड से बाहर आना स्टार्ट कर देगी। मान लेते हैं थोड़ा सा पार्ट इसका बाहर निकल आया, इतना पार्ट इसका बाहर निकल, इतना पार्ट इसका बाहर निकल आया। तो अब बाहर निकल आया तो जैसे ही कुछ पार्ट बाहर निकल आएगा, बाइंड फोर्स घटना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि सबमर्ज वॉल्यूम घट गया तो बाइंड फोर्स क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो अभी इस पे बाइंड फोर्स लगा कितना, मान लेते हैं F-B, और ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगा? mg। बट इमेजिन अभी भी मान लेते हैं F-B बड़ा है mg से, अभी भी F-B जो है यानी बाइंड फोर्स जो है mg बड़ा है, तो अभी भी ऊपर जाएगा। तो अब जैसे जैसे सरफेस लिक्विड से बाहर निकलना स्टार्ट कर देगा, इसकी वैल्यू घटना स्टार्ट कर देगा, और घटते 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 एक टाइम ऐसा आएगा कि ये F-B mg के बराबर हो गया। तो जैसे ही F-B mg के बराबर हो गया, बॉडी वहीं फ्लोट करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो मान लेते हैं ये सिचुएशन आ गया, ऐसा कुछ है ना। बॉडी ऐसे बाहर आई है ना, ऐसा कुछ बाहर आई, ऐसा यहाँ तक लिक्विड था, इसका इतना पार्ट बाहर आ गया। तो अब इस पे बाइंड फोर्स ऊपर लग रहा है ना, F-B और mg नीचे लग रहा है। और यहाँ पे क्या हो गया? F-B इज इक्वल टू बाइंड फोर्स। इस केस में क्या हो गया? F-B इज इक्वल टू mg। अरे भाई, जब बॉडी कंप्लीटली सबमर्ज था तो मैक्सिमम बाइंड फोर्स लग रहा था। मैक्सिमम बाइंड फोर्स कितना हो सकता है? जब बॉडी कंप्लीटली सबमर्ज होगी, यानी कि मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस होगा। मैक्सिमम वॉल्यूम कितना डिस्प्लेस हो सकता है? जितना बॉडी का वॉल्यूम है। इसलिए तो बॉडी का बाइंड फोर्स डेप्थ पे डिपेंड नहीं करता है। तो मैक्सिमम बाइंड फोर्स बॉडी पे कब लगता है बच्चा? जब बॉडी कंप्लीटली सबमर्ज होती है। समझ पा रहे हो? तो हमने यहाँ पे बॉडी पे सबमर्ज किया था कंप्लीटली, तो इस पर क्या लग रहा था? मैक्सिमम बाइंड फोर्स। तो अब ये F-B mg से ज़्यादा था, तो हम जैसे रिलीज करेंगे क्या होगा? बॉडी ऊपर आना स्टार्ट करेगी, नेट फोर्स पे ऊपर लग रहा है ना। यहाँ पे अभी भी नेट फोर्स पे ऊपर लग रहा है, तो अभी भी ये नेट ऊपर की तरफ जा रही है। ठीक है, तो अभी क्या होगा? ये ऊपर आना स्टार्ट कर देगी। तो जब ये ऊपर आना स्टार्ट कर देगी, मान लेते हैं ऐसे ऊपर की तरफ आना स्टार्ट करेगी, तो बाइंड फोर्स इसका वैल्यू कब तक नहीं चेंज करेगा? जब तक बॉडी लिक्विड सरफेस से बाहर नहीं आ जाती है, क्योंकि अभी भी जब तक ये कंप्लीटली सबमर्ज रहेगी तब तक इसका वैल्यू चेंज नहीं होगा, और इसका तो वैसे भी नहीं चेंज होने वाला है ना। अब मान लेते यहाँ पे ऐसे ऊपर आते तो इसका इतना पार्ट बाहर आ गया, तो बाइंड फोर्स घट गया। भाई जब सबमर्ज वॉल्यूम घट जाएगा, क्योंकि कुछ पार्ट बाहर आ गया तो सबमर्ज वॉल्यूम घट गया। पहले सबमर्ज पूरा का पूरा बॉडी सबमर्ज था, अभी सिर्फ इतना बॉडी सबमर्ज है, इसके नीचे वाला सबमर्ज वॉल्यूम घट गया तो बाइंड फोर्स घट गया। अभी भी ये ऊपर, अभी भी मान लेते हैं ये ज़्यादा है इससे mg से, तो अभी भी बॉडी ऊपर जाती जाएगी। और जैसे जैसे बॉडी ऊपर जा रही है, यानी कि यहाँ से जैसे सरफेस से बाहर निकलना स्टार्ट की, ये बाइंड फोर्स घटना स्टार्ट कर देता है। तो घटते 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 एक बार क्या आ जाएगा? दोनों इक्वल हो जाएंगे, और जहाँ दोनों इक्वल हुए वहीं पे ये बॉडी क्या करने लगेगी? फ्लोट करने लगेगी। अब आपको बुकों में ये सिचुएशन दिया रहता है तो बच्चे वहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं। ये इंटरमीडिएट दिया ही नहीं रहता है, डायरेक्ट यही लिख देते हैं कि अगर बाइंड फोर्स बड़ा है mg से तो बॉडी पार्शियली सबमर्ज होकर फ्लोट करेगी। बच्चों को समझ में ही नहीं आता है कि जब बाइंड फोर्स बड़ा है तो बॉडी फ्लोट कैसे कर रही है। बॉडी तो लिक्विड से बाहर उठ जानी चाहिए, है ना। बट ये ऐसा क्यों लिखा जाता है? ये मैक्सिमम बाइंड फोर्स का कंडीशन है। किसका कंडीशन है बच्चा? मैक्सिमम बाइंड फोर्स का कंडीशन है। तो बॉडी इस तरीके से बाहर आ जाएगी। जब बॉडी तभी फ्लोट करेगी जब बाइंड फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी विल बी इक्वल टू द वेट ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे जैसे लिक्विड से बाहर आना स्टार्ट करेगा, बाइंड फोर्स घटना स्टार्ट कर देगा, और जैसे ही बाइंड फोर्स mg के बराबर हो जाएगा, बॉडी वहीं पे फ्लोट करने लगेगी। तो यहाँ पे बॉडी क्या करने लगेगी बच्चा? फ्लोट करने लगेगी। तो अब ये बॉडी कैसे फ्लोट कर रही है? ये बॉडी कैसे फ्लोट कर रही है? इसका कुछ पार्ट लिक्विड से बाहर है, कुछ पार्ट लिक्विड के अंदर है। भाई यहाँ पे बॉडी कैसे फ्लोट करेगी? कुछ पार्ट बॉडी का अंदर है, कुछ पार्ट बॉडी का लिक्विड के अंदर है।
कुछ पार्ट बाहर है, तो बॉडी पार्शियली सबमर्ज होकर फ्लोट कर रही है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर डेंसिटी ऑफ लिक्विड डेंसिटी ऑफ बॉडी से ज़्यादा हुआ तो बॉडी क्या करती है, पार्शियली सबमर्ज होकर फ्लोट करती है। बॉडी क्या करती है, पार्शियली सबमर्ज होकर फ्लोट करती है। दीज टू कंडीशन यू मस्ट रिमेंबर, है ना। इन दोनों का एक चीज़ में हम लोग बोल सकते हैं बॉडी विल फ्लोट बाय पार्शियली सबमर्ज्ड। बॉडी कैसे फ्लोट करेगी, पार्शियली सबमर्ज्ड होके। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड होता है, दिस इज द बायंड फोर्स व्हेन बॉडी इज कंप्लीटली सबमर्ज्ड। कंफ्यूज नहीं होंगे, बायंड फोर्स when body is completely submerged, when body is completely submerged, ये हम लोग क्या बोल सकते हैं, मैक्सिमम बायंड फोर्स। बॉडी पे मैक्सिमम बायंड फोर्स कब लगता है, जब बॉडी कंप्लीटली सबमर्ज होती है। ठीक है, नोट कर लें। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। अब सेकंड केस पे आते हैं, मिटाएं इसको। चलो अब सेकंड केस पे आते हैं, सेकंड केस पे आते हैं। सेकंड केस पे आते हैं हम लोग, किस पे आते हैं, सेकंड केस पे। ठीक है, सेकंड केस, केस 2, when FB is equal to weight mg लिया हुआ है mg। तो अगर FB mg के बराबर है तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, रो एल वी एल इंटू जी इज इक्वल टू मास ऑफ द बॉडी को ले सकते हैं, डेंसिटी ऑफ बॉडी, वॉल्यूम ऑफ बॉडी इंटू जी, जी से जी खत्म, तो रो एल इंटू वी एल इज इक्वल टू रो बी इंटू वी बी। अब बॉडी क्या है, कंप्लीटली सबमर्ज है, तो वॉल्यूम ऑफ सबमर्ज पार्ट या वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड किसके बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ बॉडी के बराबर होगा। तो ये इससे ख़त्म हो जाएगा, तो यहाँ से क्या जाएगा, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ बॉडी। तो इस केस में क्या होगा, ये मैक्सिमम बायंड फोर्स और mg दोनों बराबर इसी केस में होगी। जब बॉडी कंप्लीटली सबमर्ज्ड है तो बॉडी को जैसे आप रिलीज करोगे यहीं पे फ्लोट करने लगेगी, यहीं पे क्या करने लगेगी, फ्लोट करने लगेगी। तो अगर डेंसिटी ऑफ बॉडी डेंसिटी ऑफ लिक्विड के बराबर है जिसमें उसको डुबोया जा रहा है, सबमर्ज कराया जा रहा है, तो बॉडी कंप्लीटली सबमर्ज होकर क्या करेगी, फ्लोट करेगी। या मैक्सिमम, ये कौन सा बायंड फोर्स, इसमें कंफ्यूज नहीं है, कौन सा बायंड फोर्स है, कौन सा बायंड फोर्स है बच्चा, मैक्सिमम बायंड फोर्स। या व्हेन बॉडी इज कंप्लीटली सबमर्ज्ड। ठीक है, कंप्लीटली सबमर्ज्ड, व्हेन बॉडी इज कंप्लीटली सबमर्ज्ड, इस चीज को ध्यान रखेंगे। ठीक है ना, या व्हेन बॉडी इज कंप्लीटली सबमर्ज्ड, नोट रखेंगे इसको, बॉडी इज कंप्लीटली सबमर्ज्ड। ठीक है, बॉडी इज कंप्लीटली सबमर्ज्ड। तो अभी क्या हो गया, बायंड फोर्स इसके बराबर हो गया, तो बॉडी यहीं पे फ्लोट करने लगेगी। ओके, बॉडी जो है कंप्लीटली सबमर्ज होके फ्लोट करने लगेगी। या सिंपल हम लोग मानते हैं, जैसे है ना, जैसे मान लेते हैं हमने बॉडी को इसको डुबोया था और ना यहीं पे छोड़ दिया, तो ये बॉडी यहीं पे फ्लोट करने लगेगी। ये बॉडी क्या करने लगेगी, यहीं पे फ्लोट करने लगेगी, यहीं पे फ्लोट। जहाँ पे आपने रिलीज किया, जैसे FB था, ये mg था, FB mg के बराबर हो गया, तो बॉडी यहीं पे क्या करने लगेगी, फ्लोट करने लगेगी। क्या करने लगेगी, फ्लोट करने लगेगी। ठीक है, अच्छा दूसरा मान लो हम लोग ऊपर से डाल रहे हैं, बॉडी को ऊपर से सिंपल हम लोग डाल रहे हैं, बॉडी को सपोज हम लोग ऊपर से डाल रहे हैं, ऐसे ऊपर से बॉडी को पकड़ा छोड़ दिया। तो मान लेते हैं बॉडी को जब हम ऊपर से रिलीज कर रहे हैं, तो मान लेते इतना पार्ट सबमर्ज हो, पहले धीरे धीरे सबमर्ज होगा ना, एक बार में जाएगा ना, धीरे धीरे जाएगा अंदर, तो इतना पार्ट सबमर्ज हुआ, इतना पार्ट। तो इस केस में क्या लग रहा था, इस पर बायंड फोर्स F' भी नीचे ऊपर लग रहा था और mg नीचे लग रहा था। तो अभी क्या होगा, अभी क्या इस केस में मैक्सिमम बायंड फोर्स लगेगा बॉडी पे, नहीं, तो mg क्या होगा, ज़्यादा होगा F' से, क्योंकि FB ये क्या होगा, ये इक्वल हम लोग दिखा रहे हैं ना सेकंड केस में, FB इक्वल टू mg। FB क्या था, मैक्सिमम बायंड फोर्स, जब बॉडी कंप्लीटली सबमर्ज थी। तो जब हम लोग इस बॉडी को, यानी कि बॉडी का जो डेंसिटी और लिक्विड के बराबर है, तो
ऊपर से जब डाल रहे हैं तो अभी ये तो जब थोड़ा सा पार्ट सबमर्ज होगा तो मैक्सिमम बायंट फोर्स नहीं लगेगा उस पर, तो ये ऑब्वियस ही बात है, ये इससे कम होगा। तो अभी बॉडी किधर जाती रहेगी, नेट फोर्स नीचे लगेगा कितना, mg माइनस एफ बी डैश के बराबर, और बॉडी नीचे जाएगी, किधर जाएगी, नीचे जाएगी, ऐसे नीचे जाएगी। और एक सिचुएशन आएगा जब ये कंप्लीटली सबमर्ज हो जाएगी, ऐसे ऐसे कंप्लीटली क्या हो जाएगी, सबमर्ज, ऐसे नीचे जाती जाएगी, एफ बी का वैल्यू बढ़ता जाएगा और एक सिचुएशन आ जाएगी कि ये इसके बराबर हो गया। तो कब बराबर हो जाएगा ये इसके, जब बॉडी कंप्लीटली सबमर्ज हो जाएगी ऐसे। अब देखें बॉडी जो है कंप्लीटली सबमर्ज हो गई, तो अब बायंट फोर्स मैक्सिमम आ गया, बायंट फोर्स से बढ़ के कितना हो गया, एफ बी के बराबर हो गया और एम जी नीचे लग रहा है। तो यहाँ केस में क्या हो गया, एफ बी इज इक्वल टू एम जी, तो बॉडी यहाँ पे क्या करने लगेगी, फ्लोट करने लगेगी। अब आपको बुक्स में कैसा मिलता है कि अगर एफ बी एम जी के बराबर है या डेंसिटी ऑफ लिक्विड डेंसिटी ऑफ बॉडी के बराबर है, बॉडी विल फ्लोट जस्ट बिलो द सरफेस। दैट्स नॉट एक्चुअली करेक्ट। अगर डेंसिटी ऑफ लिक्विड डेंसिटी ऑफ बॉडी के बराबर है या बायंट फोर्स मैक्सिमम बायंट फोर्स ऑन द बॉडी इज इक्वल टू वेट ऑफ द बॉडी, तो बॉडी को आप जहाँ पे रखोगे लिक्विड के अंदर वहीं पे वो फ्लोट करने लगेगी। कोई ज़रूरी नहीं कि जस्ट बिलो द सरफेस फ्लोट करेगी, वो कंप्लीटली सबमर्ज होकर लिक्विड के अंदर कहीं पे भी फ्लोट करेगी, है ना, कहीं पे भी। आप 5 मीटर नीचे डाल दोगे वहाँ पे फ्लोट करेगी, 100 मीटर नीचे डाल दोगे वहाँ पे जाके वहीं पे फ्लोट करने लगेगी, जस्ट बिलो द सरफेस रखोगे तो वहीं पे फ्लोट करने लगेगी। बस वो कंडीशन क्या है, कंप्लीटली सबमर्ज होके फ्लोट करेगी। तो अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाइड हैं, ये दो कंडीशन सेटिस्फाइड हैं, तो बॉडी क्या करती है, कंप्लीटली सबमर्ज होके फ्लोट करती है, विल फ्लोट बाय कंप्लीटली सबमर्ज्ड, कंप्लीटली सबमर्ज्ड, विल फ्लोट बाई कंप्लीटली सबमर्ज्ड। ठीक है, समझ में आया, कोई डाउट, नोट करें फटाफट। अब हम लोग आते हैं थर्ड केस पे, मिटाएं इसको, चलो थर्ड केस। थर्ड केस, केस नंबर थर्ड, एफ बी इज लेस देन एम जी। तो एफ बी क्या आ जाएगा, रो एल वी एल इंटू जी इज लेस देन रो बी इंटू वी बी इंटू जी, जी से जी खत्म, है ना। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि वी एल होगा वी वी के बराबर, ये बॉडी कंप्लीटली सबमर्ज्ड है तो इससे खत्म हो जाएगा। तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज लेस देन डेंसिटी ऑफ बॉडी, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज लेस देन डेंसिटी ऑफ बॉडी। तो क्या है, क्या है यहाँ पे, बायंट फोर्स mg से छोटा है, तो नेट फोर्स इस बार किधर लगा, नीचे की तरफ। जब बॉडी कंप्लीटली सबमर्ज है तो नेट फोर्स लगा नीचे की तरफ, तो बॉडी नीचे की तरफ जाती रहेगी। अब होगा क्या, बॉडी कंप्लीटली सबमर्ज यानी कि मैक्सिमम बायंट फोर्स ही छोटा है mg से, तो बॉडी, अभी हमने बताया कि डेप्थ पे बायंट फोर्स तो डिपेंड करता नहीं है, तो बॉडी नीचे जाती जाएगी। अब ये चेंज हो नहीं सकता है, तो नेट फोर्स का वैल्यू चेंज नहीं होगा और बॉडी कंटिन्यूसली नीचे जाती जाएगी, कंटिन्यूसली नीचे जाती जाएगी और डूब जाएगी। ठीक है, बायंट फोर्स डेप्थ पे डिपेंड नहीं करता। मैक्सिमम बायंट फोर्स तब लगता है जब बॉडी कंप्लीटली सबमर्ज होती है, क्योंकि बायंट फोर्स होता है कि रो एल इंटू वी एल इंटू जी। वी एल क्या है, वॉल्यूम ऑफ सबमर्ज पार्ट ऑफ सॉलिड या वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। तो बॉडी का जब पूरा का पूरा वॉल्यूम ही सबमर्ज है ना, तो क्या बायंट फोर्स पे चेंज हो सकता है, नहीं चेंज हो सकता है, सिंपल सी बात है ना। डेंसिटी नहीं चेंज होगा, जी नहीं चेंज होगा और ये नहीं चेंज होगा, तो क्या बायंट फोर्स चेंज होगा, नहीं चेंज होगा, सिंपल सी बात है ना। तो अब यहाँ पे मैक्सिमम बायंट फोर्स ही जो लग सकता था बॉडी पे, वही वेट से कम है, तो बॉडी नीचे की तरफ एक्सेलरेट करते हुए सिंक कर जाएगी। क्या कर जाएगी, सिंक कर जाएगी, है ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे, बॉडी विल सिंक, ऐसे नीचे जाके बैठ जाएगी, ऐसे नीचे बैठ जाएगी, बॉडी विल सिंक। समझ में आया कि नहीं, बोलो बोलो बोलो, समझ में आया कि नहीं, है ना। तो अगर हम लोग बॉडी को ऊपर से रिलीज कर देंगे तो क्या होगा, नीचे जाएगी। पहले क्या होगा, बॉडी ऐसे नीचे जाएगी, मान लेते इतना पार्ट सबमर्ज हुआ, तो इतना पार्ट सबमर्ज, तो बायंट फोर्स ऐसे ऊपर लगेगा, एफ डैश भी मान लेते हैं, mg इस पे नीचे लगेगा।
तो अभी ये एफ डैश भी mg से कम है, फिर नीचे जाएगी और पार्ट सबमर्ज होगा, तो और पार्ट सबमर्ज होगा तो एफ वी का वैल्यू बढ़ेगा, है ना, बट फिर भी mg से कम रहेगा, क्योंकि मैक्सिमम बायंट फोर्स का वैल्यू mg से कम है। और मैक्सिमम बायंट फोर्स कब लग रहा है, जब ये बॉडी कंप्लीटली सबमर्ज हो जा रही है। तो इस पे एफ बी ऊपर और mg नीचे, तो अभी भी ये कम है इससे, तो बॉडी नीचे जाती जाएगी, और जैसे जैसे बॉडी अब नीचे जाती जाएगी, कंप्लीटली सबमर्ज है, तो एफ वी का वैल्यू तो अब चेंज होने वाला नहीं है, तो बॉडी क्या कर जाएगी, सिंक कर जाएगी। तो ये पूरा कंडीशन ऑफ फ्लोटेशन है। तो कंडीशन ऑफ फ्लोटेशन में जो दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बॉडी कब फ्लोट करेगी, बॉडी कब फ्लोट करेगी, ये हम लोगों ने देखा कि कंडीशन ऑफ फ्लोटेशन मस्ट बी क्या है कि व्हेन बायंट फोर्स इज इक्वल टू, बायंट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज इक्वल टू द वेट ऑफ द बॉडी। अब बॉडी कंप्लीटली सबमर्ज है, पार्शियली सबमर्ज है, क्या फर्क पड़ता है, बस उस समय पे जो बॉडी पे बायंट फोर्स लग रहा है वो किसके बराबर होना चाहिए, वेट ऑफ द बॉडी के, बॉडी फ्लोट करेगी। तो कंडीशन फॉर ए फ्लोटिंग बॉडी, तो फॉर अ फ्लोटिंग बॉडी, फॉर अ फ्लोटिंग बॉडी, फॉर अ फ्लोटिंग बॉडी हम लोगों ने क्या देखा कि डेंसिटी ऑफ लिक्विड शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू डेंसिटी ऑफ बॉडी। अगर डेंसिटी ऑफ लिक्विड बड़ा है डेंसिटी ऑफ बॉडी से, तो पार्शियली सबमर्ज होके फ्लोट करेगी, है ना, पार्शियली सबमर्ज होके फ्लोट करेगी। अगर डेंसिटी ऑफ लिक्विड बड़ा इक्वल है डेंसिटी ऑफ बॉडी के, तो कंप्लीटली सबमर्ज होके फ्लोट करेगी, तो कंप्लीटली सबमर्ज्ड होके फ्लोट करेगी। और अगर डेंसिटी ऑफ लिक्विड छोटा है डेंसिटी ऑफ बॉडी से, तो सिंक कर जाएगी। तो फ्लोटेशन का कंडीशन क्या है, बॉडी को कब फ्लोट कर रही है, इन दोनों सिचुएशन को कंबाइन कर दिया तो हमको ये मिल गया। तो अगर कोई बॉडी फ्लोट कर रही है, तो फॉर ए फ्लोटिंग बॉडी डेंसिटी ऑफ लिक्विड मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू डेंसिटी ऑफ द बॉडी। ठीक है, इज दैट क्लियर। कंडीशन ऑफ फ्लोटेशन समझ में आया, किसी को कोई डाउट, ठीक है, नोट कर लो। चलो आप लोग छोटी छोटी और बातें कर लेते हैं, छोटी छोटी और बातें कर लेते हैं। ठीक है, चलो एक सिंपल सा क्वेश्चन लिखो। अ बॉडी ऑफ मास 20 kg has density 10 centimeter cube. Okay, a body of mass 20 kg has density 10 centimeter cube. Calculate maximum buoyant force that can act on it when submerged in liquid, submerged in water. ठीक है, चलो आप सॉल्व करना स्टार्ट करें, मैं बता रहा हूं। तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई। चलो आप सॉल्व करना स्टार्ट करें। ऑप्शन ए, ओ डेंसिटी सेंटीमीटर क्यूब में दिया, सॉरी, तो करेक्ट करें 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सॉरी, वेरी सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। ऑप्शन ए, आप सॉल्व करना स्टार्ट करें, मैं बोल देता हूँ। चलो ऑप्शन ए 200 न्यूटन, ऑप्शन बी 20 न्यूटन, ऑप्शन सी 10 न्यूटन, ऑप्शन डी 100 न्यूटन, ऑप्शन ई नन ऑफ दिस। चलो फटाफट बता दो व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है।
चलो देखते हैं। तो देखो मैक्सिमम बायंट फोर्स कब लगेगा, मान लेते हैं लिक्विड है, मैक्सिमम बायंट फोर्स कब लगेगा, जब बॉडी कंप्लीटली सबमर्ज होगी। और मैक्सिमम बायंट फोर्स डेप्थ पे डिपेंड नहीं करता है। मान लेते हैं ये कोई बॉडी है, इसका मास दिया हुआ 20 kg और डेंसिटी दिया हुआ इसका 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो मैक्सिमम बायंट फोर्स पे कब लगेगा, जब ये कंप्लीटली सबमर्ज होगी, कैसे भी हो, है ना, बस कंप्लीटली सबमर्ज होगी, उसका कितना भी डेप्थ पे हो, बायंट फोर्स अब डेप्थ पे डिपेंड नहीं करेगा। तो क्या आ जाएगा, बायंट फोर्स क्या होता है, रो एल इंटू वी एल इंटू जी। डेंसिटी ऑफ लिक्विड तो हमको पता है वाटर है 10⁻³ वी एल इंटू 10, जी का वैल्यू 10 भी पता, ये नहीं पता है। तो मैक्सिमम बायंट फोर्स पूछा है, हमको पता है कि मैक्सिमम तब लगेगा जब इसका पूरा का पूरा वॉल्यूम सबमर्ज होगा। तो क्या इसका वॉल्यूम हम लोग निकाल सकते हैं, यस सर बिल्कुल निकाल सकते हैं। मास बाय डेंसिटी सब कुछ तो दिया हुआ, मास 20 kg दिया हुआ है, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं ग्राम में, डेंसिटी दिया हुआ 10 ग्राम, तो कन्वर्ट कर लेते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा कितना, सेंटीमीटर क्यूब। मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लेते तो आ जाएगा 2 × 10⁻³ मीटर क्यूब। यहाँ पे रख दें तो यहाँ से आपका बायंट फोर्स आ जाएगा कितना, 10⁻³ × 2 × 10⁻³ × 10, ये इससे खत्म कितना आ जाएगा, 20 न्यूटन। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। विच ऑप्शन इज करेक्ट बच्चा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नोट कर लें फटाफट, ठीक है। सिंपल, बायंट फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन डेप्थ। फॉर अ कंप्लीटली सबमर्ज्ड बॉडी बायंट फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन डेप्थ, है ना, क्योंकि बॉडी पे मैक्सिमम बायंट फोर्स तभी लगेगा जब उसका पूरा का पूरा वॉल्यूम सबमर्ज हो गया, बॉडी कंप्लीटली सबमर्ज होगी, ठीक है। चलो, और फ्लोट करने के लिए क्या जरूरी है, डेंसिटी ऑफ बॉडी मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड जिसमें उसको सबमर्ज किया जा रहा है, ठीक है। चलो भाई, नेक्स्ट ध्यान से देखें। नेक्स्ट ध्यान से देखें, कंडीशन ऑफ फ्लोटेशन। बॉडी कब फ्लोट करेगी, जब डेंसिटी ऑफ लिक्विड विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू डेंसिटी ऑफ द बॉडी, ठीक है, डेंसिटी ऑफ द बॉडी, तब हमारी बॉडी क्या करती है, फ्लोट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें, सपोज मान लेते हैं फॉर ए फ्लोटिंग बॉडी, अच्छा ठीक है छोड़ो, हम लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं। क्वेश्चन, ये कोई लिक्विड है, क्या है, कोई लिक्विड है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज 2 रो। ये एक सिलेंडर है, इसका लेंथ है L, क्रॉस सेक्शन एरिया है A, क्रॉस सेक्शन एरिया है A एंड डेंसिटी है रो। इसको इस लिक्विड में डाल दिया गया। पहले बताया फ्लोट करेगा कि नहीं, यस और नो, फ्लोट करेगा कि नहीं, यस और नो, करेगा। क्यों, क्योंकि इसका डेंसिटी कम है, लिक्विड का डेंसिटी ज़्यादा है ना। तो बॉडी कैसे फ्लोट करेगा, पार्शियली सबमर्ज होकर। तो हमको बताना है कैलकुलेट लेंथ ऑफ द सिलेंडर, लेंथ ऑफ सिलेंडर which will be submerged, which will be submerged। चले, ऑप्शन ए L/2, ऑप्शन बी L/3, ऑप्शन सी L/4, ऑप्शन डी 2L/3, ऑप्शन ई 2L/3, ऑप्शन ई नन। चलो जल्दी से बताओ, बिना देर के आप सॉल्व करना स्टार्ट कर दें फटाफट। चलो देखो, तो जब इसको डालेंगे इसमें
तो क्या होगा, बॉडी फ्लोट करेगी क्योंकि इसका डेंसिटी कम है, इस बॉडी का डेंसिटी कम। भाई फ्लोटेशन का कंडीशन क्या है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल डेंसिटी ऑफ बॉडी, कंडीशन सेटिस्फाइड है, इसमें बॉडी फ्लोट करेगी। तो हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं बॉडी आके ऐसे फ्लोट करती है। हमसे क्या पूछा है, लेंथ ऑफ सिलेंडर सबमर्ज, तो मैं मान लेता हूँ इसका x लेंथ सबमर्ज हो गया। तो बाहर कितना रहेगा, बाहर कितना रहेगा L माइनस एक्स, बट बाहर वाले से हमको मतलब नहीं है, हमको सबमर्ज वाले से मतलब है। तो अभी इस पे क्या क्या फोर्स लग रहा है, इसका खुद का वेट mg नीचे लग रहा है, और इस पे बायोंट फोर्स ऊपर लग रहा है, बायोंट फोर्स इस पे ऊपर लग रहा है, इसका खुद का वेट नीचे लग रहा है ना, और बॉडी फ्लोट कर रही है। तो बॉडी फ्लोट कर रही है, दैट मीन्स बायोंट फोर्स किसके बराबर है, mg के बराबर है। भाई फ्लोटिंग बॉडी के लिए बायोंट फोर्स किसके बराबर होता है, वेट के बराबर होता है। अब बायोंट फोर्स हम लोग क्या लिख सकते हैं, रो एल इंटू वी एल इंटू जी इज इक्वल टू मास ऑफ द बॉडी को क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी ऑफ बॉडी इंटू वॉल्यूम ऑफ बॉडी इंटू जी, जी से जी खत्म, तो रो एल इंटू वी एल इज इक्वल टू रो बी इंटू वी बी। डेंसिटी ऑफ लिक्विड कितना है, 2 रो इंटू वॉल्यूम ऑफ, ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ सबमर्ज पार्ट ऑफ सॉलिड, तो कितना वॉल्यूम इसका सबमर्ज है, ये x लेंथ है, क्रॉस सेक्शन एरिया a है, तो कितना सबमर्ज हो जाएगा, a इंटू एक्स इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ बॉडी कितना रो, वॉल्यूम ऑफ बॉडी कितना होगा बोलो, पूरे बॉडी के वॉल्यूम को मैं क्या ले सकता हूँ, क्रॉस सेक्शन एरिया a इंटू एल, है ना। अब जो टर्म करते हैं उसको काट दो, रो से रो खत्म हो जाएगा, a से a खत्म हो जाएगा, तो यहाँ से x क्या आ जाएगा, L/2 सॉरी, कितना आ जाएगा, L/2। सो व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट, व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, नोट कर लो बेटा, चलो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक लिक्विड है, डेंसिटी 3 रो है ना, ये एक क्यूब है, साइड ए, क्यूब ऑफ साइड ए, क्यूब ऑफ साइड ए है ना, क्यूब ऑफ साइड ए एंड डेंसिटी 2 रो। बताएं जब इसको इसमें सबमर्ज करेंगे तो फ्लोट करेगा कि नहीं, जब इसको इसमें सबमर्ज करेंगे तो फ्लोट करेगा कि नहीं, सिंपल बोलो यस और नो, फ्लोट करेगा। तो हमको बताना है देन कैलकुलेट रेशियो ऑफ submerged volume to the total volume of the body, ratio of submerged volume to the total volume of the body। ऑप्शन ए 3/2, ऑप्शन बी 3/5, ऑप्शन सी 2/3, ऑप्शन डी नन। चलो फटाफट सॉल्व करने पे लग जाओ। रेशियो ऑफ सबमर्ज्ड वॉल्यूम टू द टोटल वॉल्यूम, रेशियो ऑफ सबमर्ज्ड वॉल्यूम टू टोटल वॉल्यूम। चलें सॉल्व करना स्टार्ट करें जल्दी जल्दी, बिना किसी देर के सॉल्व करना स्टार्ट कर दें। चलो देखो, तो बॉडी फ्लोट करेगी ना भाई, देखो बॉडी का डेंसिटी कम है लिक्विड के डेंसिटी से, तो बॉडी क्या करेगी, फ्लोट करेगी। तो अगर बॉडी फ्लोट कर रही है तो बायोंट फोर्स किसके बराबर होगा, वेट ऑफ द बॉडी के। बायोंट फोर्स क्या होता है, रो एल वी एल इंटू जी, मास क्या जाएगा, रो बी इंटू वॉल्यूम ऑफ बॉडी इंटू जी, जी से जी खत्म, तो यहाँ से क्या आ जाएगा,
VL क्या है? सबमर्ज्ड वॉल्यूम। क्या है? सबमर्ज्ड वॉल्यूम। हमसे क्या पूछा है? सबमर्ज्ड वॉल्यूम टू टोटल वॉल्यूम, यानी कि VL/VV पूछा है। तो कितना आ जाएगा यहाँ से? VL/VV, VL/VV कितना आ जाएगा यहाँ से? हमसे यही पूछा ना, VL/VV, रो बी बाई रो एल। बॉडी का डेंसिटी कितना है? 2 रो। लिक्विड का डेंसिटी कितना है? 3 रो। तो रो से रो खत्म, कितना आ जाएगा? 2/3। So which option is correct? Option C is correct. Which option is correct? Option C is correct. नोट कर लो फटाक से। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो देखिए, कितना पार्ट सबमर्ज रहेगा, कितना पार्ट बाहर रहेगा, उसका रेशियो पूछा है। वो हम लोग कैसे निकालते हैं उसके लिए अब सिंपल है। फॉर अ फ्लोटिंग बॉडी, फॉर अ फ्लोटिंग बॉडी हम लोग डिस्कस करेंगे। फॉर अ फ्लोटिंग बॉडी, तो फॉर अ फ्लोटिंग बॉडी के लिए क्या होता है? फ्लोटिंग बॉडी के लिए क्या चीज़ होता है? बायोंट फोर्स जो है वो किसके बराबर होता है? मान लेते हैं कोई बॉडी फ्लोट कर रही है, डजेंट मैटर कि वो कंप्लीटली सबमर्ज होकर फ्लोट कर रही है कि पार्शियली सबमर्ज होकर फ्लोट कर रही है। जस्ट हम लोग एक केस ले लेते हैं, है ना, कि बॉडी जो है जस्ट फ्लोट कर रही है इस तरीके से, है ना। तो बॉडी पे जो बायोंट फोर्स लग रहा है वो किसके बराबर होगा? mg, वेट ऑफ द बॉडी के बराबर होगा। बायोंट फोर्स जो किसके बराबर होगा? वेट ऑफ द बॉडी के बराबर होगा। तो फॉर ए फ्लोटिंग बॉडी हम लोग क्या लिखते हैं? Fv इज इक्वल टू mg, मास ऑफ द बॉडी। अब बायोंट फोर्स हम लोग क्या लिख सकते हैं? रो एल इंटू वी एल इंटू जी। मास ऑफ द बॉडी हम लोग क्या लिख सकते हैं? डेंसिटी ऑफ बॉडी इंटू वॉल्यूम ऑफ बॉडी इंटू जी। जी से जी खत्म, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? रो एल इंटू वी एल इज इक्वल टू रो बी इंटू वी बी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन है। यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं? रो एल बाई रो बी इज इक्वल टू वी वी बाई वी एल। इसको आप ध्यान रखेंगे, या ऐसा लिखें, डेंसिटी ऑफ बॉडी बाई डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सबमर्ज पार्ट बाई वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, या टोटल वॉल्यूम। ये क्या है? सबमर्ज्ड वॉल्यूम। ये क्या है? टोटल वॉल्यूम। याद रखेंगे, ये क्या है? सबमर्ज्ड वॉल्यूम, ये है टोटल वॉल्यूम। ठीक है, हम लोग नोट करेंगे यहाँ से, डेंसिटी ऑफ बॉडी बाई डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू वी एस बाई वी टी। लोग लिखते हैं इसको वी एस बाई वी टी। आप इसको याद ऐसे ध्यान रखेंगे, सबमर्ज्ड वॉल्यूम बाई टोटल वॉल्यूम। सबमर्ज फॉर, ये किसके लिए वैलिड होगा? फॉर फ्लोटिंग बॉडी। किसके लिए वैलिड होगा? फ्लोटिंग बॉडी के लिए। किसके लिए वैलिड होगा? फ्लोटिंग बॉडी के लिए। वी एस बाई वी टी, सबमर्ज्ड वॉल्यूम बाई टोटल वॉल्यूम। अगर मैं एक से सब, अच्छा छोड़ दो, खैर छोड़ दो उसको। दिस इज सबमर्ज्ड वॉल्यूम बाई टोटल वॉल्यूम। ठीक है, अच्छा ये रेशियो निकाल लिया। अगर मैं बोलूं, ठीक है छोड़ दो, बाकी हम लोग मैथ से कर लेंगे। उसमें हम लोग इतने छोटे बच्चे नहीं कि हर चीज़ के लिए फार्मूला डेवलप करें। ठीक है, चलो मिटाए। या नीट में अगर आप पढ़ते हो, नीट वालों के लिए थोड़ा फार्मूला इंपॉर्टेंट बन जाता है ना। नीट वालों के लिए थोड़ा फार्मूला इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो अगर नीट वालों के लिए मैं ऐसा कर दूं, 1 माइनस रो बी बाई रो एल इज इक्वल टू 1 माइनस वी एस बाई वी टी। क्या मैं इसे दोनों टाइप से 1 सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ? कर सकता हूँ। तो ये क्या आ जाएगा? रो एल माइनस रो बी बाई रो एल इज इक्वल टू, यहाँ से क्या आ जाएगा? वी टी माइनस वी एस बाई वी टी। और ये चीज़ क्या है? टोटल वॉल्यूम में से सबमर्ज्ड वॉल्यूम घटाओगे तो हमें क्या मिल जाएगा? वॉल्यूम व्हिच इज आउटसाइड, वॉल्यूम व्हिच इज आउटसाइड। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं रो एल माइनस रो बी बाई रो एल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड आउटसाइड बाई टोटल वॉल्यूम। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? अब परसेंटेज वगैरह मांग सकता है तो परसेंटेज भी निकाल सकते हो, उसमें क्या है। ठीक है, नोट कर लो। चलो जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन लिखते हैं।
आइस के केस में देखते हैं। आइस का हम लोग लेते हैं। आइस का एग्जांपल लेते हैं हम लोग, है ना। आइस का जो डेंसिटी होता है, डेंसिटी ऑफ आइस, वो होता है 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर। इसीलिए आइस जो है वो फ्लोट करता है वाटर में, ठीक है। तो आइस क्या करता है? फ्लोट करता है। दैट मीन्स डेंसिटी ऑफ बॉडी, यहाँ पे क्या है? आइस। डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू, क्या हमने लिखा था? सबमर्ज्ड वॉल्यूम बाई टोटल वॉल्यूम। आप इस फार्मूले को याद रखेंगे। कंफ्यूज होते हैं तो यहाँ पे VL कर लेंगे, कंफ्यूज होते हैं अगर यहाँ पे तो VL कर लेंगे, रो एल इंटू वी, ठीक है। क्योंकि फार्मूला हमारा यहाँ से रो वी इंटू वी बी इज इक्वल टू रो एल इंटू वी एल, यहाँ से आया ये चीज़, ठीक है। कॉन्सेप्ट पे हमेशा ध्यान रखेंगे। तो क्या होता है? डेंसिटी ऑफ बॉडी, यहाँ पे बॉडी क्या है? आइस 0.9 बाई डेंसिटी ऑफ लिक्विड क्या है? वाटर, कितना होता है? 1 इज इक्वल टू सबमर्ज्ड वॉल्यूम बाई टोटल वॉल्यूम। तो यहाँ से कितना आ जाएगा बच्चा? 9/10 इज इक्वल टू सबमर्ज्ड वॉल्यूम बाई टोटल वॉल्यूम। तो यहाँ से टोटल वॉल्यूम कितना आ जाएगा बच्चा? सॉरी, सबमर्ज्ड वॉल्यूम कितना आ जाएगा यहाँ से आपका सबमर्ज्ड वॉल्यूम आ जाएगा 9/10 इंटू टोटल वॉल्यूम। तो आउटसाइड कितना आ जाएगा? इसमें से टोटल में से इसको घटा दोगे तो कितना आ जाएगा? 1/10 ऑफ टोटल वॉल्यूम। यानी आइस का 10 में से 9 पार्ट सबमर्ज रहता है, एक पार्ट बाहर रहता है। दैट मीन्स अगर मान लेते हैं ये आइस का कोई बड़ा सा टुकड़ा है ना, तो जब ये फ्लोट करेगा तो इसका 9 पार्ट इसका क्या रहेगा? लिक्विड के अंदर रहेगा और एक पार्ट इसका बाहर रहेगा। दैट मीन्स ऐसा कुछ ये फ्लोट करेगा। सिर्फ इसका इतना पार्ट बाहर, इतना वॉल्यूम बाहर है, बाकी सारा वॉल्यूम लिक्विड के अंदर है, इसीलिए जो शिप वगैरह होते हैं, अगर कोई आइसबर्ग बहुत दूर से दिखाई दे रहा है तो उसके नज़दीक भी नहीं जाते हैं। जहाज को या शिप को डाइवर्ट कर लेते हैं, क्योंकि शिप ऐसा तो है नहीं एक पर्टिकुलर रेगुलर शेप में है, सिलेंड्रिकल शेप में है, क्यूबिकल शेप में है। इसके अंदर आइस यहाँ तक जमी हो सकती है, यहाँ तक जमी हो सकती है। तो उसका सिर्फ एक हिस्सा दिखता है, 9 हिस्सा हमको नहीं दिखता है। आइस में जब समंदर में होते हैं शिप वगैरह तो उसको सिर्फ क्या होता है? एक हिस्सा दिखता है, 9 हिस्सा उसका नहीं दिखता है। समझ पा रहे हो? तो ये बहुत डेंजरस होता है। समझ पा रहे हो? जैसे मान लेते हैं एक सिचुएशन लेते हैं हम लोग, जैसे मान लेते हैं ये पूरा वाटर है। तो ये क्वेश्चन आपके स्कूल एग्जाम में भी पूछा जा सकता है फ्लूइड मैकेनिक्स में, है ना। और ये कोई आइसबर्ग है, ऐसा कुछ आइसबर्ग है, ऐसा कुछ। इसका सिर्फ एक हिस्सा बाहर है, बाकी 9 हिस्सा डूबा हुआ है। इधर से कोई शिप आ रही थी। अब शिप का हिस्सा भी तो बहुत नीचे रहता है, तो आपको तो सिर्फ इतना पार्ट दिखाई दे रहा है, लेकिन ये आइस कितना बड़ा है, ये जो आइसबर्ग है वो कितना बड़ा है, देखो इतना बड़ा है। तो ये खतरनाक हो जाता है, समझ पा। इसलिए आइसबर्ग जब हमको दिखाई देता है शिप समंदर वगैरह में, तो जो जहाज़ होती है, शिप होती है, उसको दूर से डाइवर्ट कर लेते हैं, ठीक है, उससे बचने के लिए। तो ये चीज़ है, ये हम लोगों को कैसे निकाला? इस रिलेशन से निकाला। वॉल्यूम सबमर्ज 9/10 इंटू VT, यानी कि टोटल वॉल्यूम का 9 हिस्सा उसका सबमर्ज रहता है और एक हिस्सा उसका बाहर रहता है, ठीक है। नोट कर लें, मिटाएं। चलो, जैसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछ लेता हूँ मैं तुमसे। चलें, एक छोटे क्वेश्चन कर लेते हैं। डेंसिटी ऑफ a body is 800 kg per meter cube, ठीक है, 800 kg per meter cube. Density of a body is 800 kg per meter cube. Then calculate ratio of submerged volume
submerged volume to outside volume when immersed in liquid. Density of a body is 800 kg per meter cube. Then calculate ratio of submerged volume to outside volume when immersed in water. चले मैं ऑप्शन दे रहा हूँ. ऑप्शन ए 8/10, ऑप्शन बी 2/10, ऑप्शन सी 3/8, ऑप्शन सी नन, ऑप्शन डी नन. चलो आप स्टार्ट कर दो. चलो सॉल्व कर लें. हो गया. चलो देखते हैं. तो क्या दिया वहाँ पे, डेंसिटी ऑफ बॉडी आपको दे दिया है 8000 kg पर मीटर क्यूब. ठीक है. डेंसिटी ऑफ वाटर कितना है, लिक्विड के यहाँ पे वाटर, उसका डेंसिटी कितना होगा 1000 kg पर मीटर क्यूब. तो क्या पूछ रहा है आपसे, रेशियो ऑफ सबमर्ज्ड वॉल्यूम टू आउटसाइड, यानी कि सबमर्ज्ड वॉल्यूम टू आउटसाइड वॉल्यूम, ये हमसे पूछ रहा है. सबमर्ज्ड वॉल्यूम किसके बराबर होता है, ये VL के बराबर होता है. ठीक है. तो हमको क्या पता है, रो एल इंटू वी एल इज इक्वल टू रो वी इंटू वी वी. आप ये कॉन्सेप्ट याद रखें. ठीक है. फॉर ए फ्लोटिंग बॉडी जी होगा वो तो कैंसल आउट हो जाता है. ठीक है. अरे बोलो कोई डाउट. अरे भाई यही ना कॉन्सेप्ट लिखा हमने, बाइंड फोर्स इक्वल टू वेट ऑफ द बॉडी. अब बाइंड फोर्स को लोग क्या लिखते हैं, रो एल इंटू वी एल इंटू जी. मास ऑफ द बॉडी को लिखते हैं डेंसिटी ऑफ बॉडी इंटू वॉल्यूम ऑफ बॉडी इंटू जी से जी काट देंगे तो ये रिलेशन आएगा ना. तो आप इसको याद रखें, फॉर ए फ्लोटिंग बॉडी. ठीक है. अब डेंसिटी ऑफ लिक्विड हमसे क्या पूछ रहा है, VS/VO. ये चीज क्या है, सबमर्ज्ड पार्ट. तो रो एल इंटू सबमर्ज्ड वॉल्यूम. ठीक है. इज इक्वल टू रो बी इंटू वॉल्यूम टोटल. इस वॉल्यूम ऑफ द बॉडी को हम लोग लिख सकते हैं टोटल वॉल्यूम. ठीक है. तो हमसे VS/VO पूछा तो कोई दिक्कत नहीं है. हम लोग क्या करते हैं, रो एल कितना है बोलो, रो एल कितना 1000 इंटू VS कितना है नहीं पता, इज इक्वल टू रो बॉडी कितना है 800 इंटू टोटल वॉल्यूम. तो ये 2 0 से 2 0 खत्म. तो यहाँ से VS/VT कितना आ जाएगा आपका 8/10. VS/VT कितना आ जाएगा 8/10. बट हमसे पूछा क्या, VS/VO. क्या पूछा बच्चा, VS/VO. तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से एक घटा देते हैं दोनों साइड से, एक घटा देते हैं दोनों साइड से. क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, तो ये क्या आ जाएगा VT माइनस, वो उल्टा आ जाएगा, सॉरी नहीं आएगा ऐसे. एक काम करते हैं, हमसे क्या पूछा बच्चा, VS/VO है ना. तो मैं इसको रिवर्स कर दे, टोटल बाई वी वॉल्यूम सबमर्ज क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ से 10/8 इतना लिख सकता हूँ. रिवर्स कर दिया. अब एक घटा दो दोनों साइड से तो क्या आ जाएगा यहाँ से VT माइनस VS/VS इज इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा 2/8. अरे बोलो ये चीज़ क्या, टोटल में से सबमर्ज घटाओगे तो कौन सा वॉल्यूम मिलेगा हमको, आउटसाइड वॉल्यूम. तो आउटसाइड वॉल्यूम बाई सबमर्ज वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/4. तो सबमर्ज बाई आउटसाइड पूछा है ना, तो सबमर्ज बाई आउटसाइड कितना जाएगा 4/1. अरे बोलो कितना आ जाएगा 4/1. तो इसमें से कोई ऑप्शन नहीं होगा, इसमें से कोई ऑप्शन. सबमर्ज्ड वॉल्यूम बाई आउटसाइड वॉल्यूम, सबमर्ज्ड वॉल्यूम बाई आउटसाइड वॉल्यूम का रेशियो कितना होगा बच्चा 4/1. अगर मैं बोलूँ कि सबमर्ज्ड वॉल्यूम बाई टोटल वॉल्यूम का रेशियो कितना होगा तो 8/10.8 होगा. ठीक है. अगर मैं पूछूँ या फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम सबमर्ज पूछूँ, यहाँ पे फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम सबमर्ज कितना जगह, तो 8/10 इंटू VT, तब भी क्या होगा 8/10. ठीक है, या 0.8. ठीक है. इज दैट क्लियर. अगर मैं पूछूँ रेशियो ऑफ आउटसाइड वॉल्यूम टू सबमर्ज्ड वॉल्यूम तो कितना होगा 1/4. अगर मैं बोलूँ रेशियो ऑफ सबमर्ज्ड वॉल्यूम टू आउटसाइड वॉल्यूम तो कितना होगा 4/1. इज दैट क्लियर. नोट कर लें. चलो एक लास्ट क्वेश्चन इस पे लिखे हैं. लास्ट क्वेश्चन लिखे हैं इस पे. अ बॉडी ऑफ डेंसिटी 4 ग्राम
ना, a body of density 0.4 gram per centimeter cube is floating in water, then calculate percentage volume of the body that remain outside. Percentage, then calculate percentage volume of the body that remain outside of the liquid. Outside of the liquid, लिक्विड के बाहर जो रहता है। आप चले लग जाएं, आप लग जाएं, मैं बताता हूँ, लग जाएं तुरंत आप। ऑप्शन देता हूँ मैं आपको, चलो। ऑप्शन ए 40%, ऑप्शन बी 60%, ऑप्शन सी 50%, ऑप्शन डी 30%, ऑप्शन ई नन। चलो फटाफट फटाफट लग जाओ काम पे। चलो, तो देखें बॉडी क्या कर रही है, यहाँ पे फ्लोट कर रही है। बॉडी क्या कर रही है, फ्लोट कर रही है। दैट मीन्स रो एल इंटू वी एल इज इक्वल टू रो बी इंटू वी बी। ये कंडीशन सेटिस्फाइड है। बायोंट फोर्स मस्ट बी इक्वल टू वेट ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो अब रो एल डेंसिटी ऑफ लिक्विड, वी एल वॉल्यूम ऑफ सबमर्ज पार्ट, रो बी क्या है, डेंसिटी ऑफ बॉडी, वी वी क्या है, वॉल्यूम ऑफ बॉडी। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, रो एल इंटू वी एल को लिख सकता हूँ सबमर्ज वॉल्यूम इंटू रो वी इंटू बॉडी के वॉल्यूम को टोटल वॉल्यूम लिख सकते हैं हम लोग। रो एल कितना है 1 इंटू वी एस, बॉडी का डेंसिटी कितना 0.4 इंटू वी टी। तो यहाँ से वी एस बाई वी टी कितना आ जाएगा हमारा 0.4, यानी कि हम लोग हाँ क्या लिख सकते हैं 4/10। ठीक है, हमसे क्या पूछा है, परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम ऑफ द बॉडी आउटसाइड, जो बाहर रहता है, यानी कि हमको VO निकालना, VO बाई VT निकालना है। तो क्या आ जाएगा यहाँ से 1 सब्ट्रैक्ट कर दो दोनों साइड से, तो जैसे कितना आ जाएगा VT माइनस VS बाई VT इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ऐसे 6/10 है ना। ये चीज़ क्या है, वॉल्यूम ऑफ बॉडी आउटसाइड द लिक्विड, तो VO बाई VT क्या आ जाएगा 6/10 है कि 0.6। तो VO बाई VT आ गया कितना 0.6। तो इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना परसेंट वॉल्यूम आउटसाइड रहेगा, वो 60%। कितना रहेगा 60%। 40% लिक्विड के अंदर रहेगा, 60% लिक्विड के बाहर रहेगा। इज दैट क्लियर, नोट कर लो। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। आउटसाइड रहेगा 60%, इनसाइड रहेगा 40%। ठीक है, नोट कर लो। चलो, चलो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बायंसी ही कंटिन्यू करेंगे। अभी 2 लेक्चर बायंसी चलेगा। ठीक है, बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, टाटा।